नमस्कार दोस्तों। इतवार शाम 5 बजे मैं नंदिनी श्रीवास्तव गाजियाबाद से आप सबके बीच फिर हाजिर हूँ अपने उसी कार्यक्रम के साथ, आपकी बात नंदिनी के साथ। एक बात से एक बड़े कवि के एक शेर से बात को शुरू करती हूँ। हमारे कुल के बड़े कवि श्री गोपाल दास नीरज जी कह गए कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और वो कवि वो और सौभाग्यशाली हो जाते हैं, उनका सौभाग्य और तेज हो जाता है, जो अपने काव्य से, अपनी रचनाओं से, अपनी लेखनी से, अपने सृजन से इस दर्द भरे संसार में पीड़ित मानवों के चेहरों पे, होठों पे मुस्कान बिखेरते हैं। अपनी रचनाओं से लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। और कहीं ना कहीं रचनाओं में सामाजिक परिवर्तन की भी बात करते हैं। जैसा कि साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है, तो वो आईना भी उनको दिखाते हैं। तो आज आज जो है लखनऊ की उर्वरक, साहित्यिक उर्वरक भूमि से हमारे बीच तीन ऐसे हास्य के कवि, तीन ऐसे महारथी मेहमान बन करके आए हैं, जो अपनी रचनाओं से पिछले 35, दो कवि जो हैं वो अपनी रचनाओं से पिछले 35-40 वर्षों से पूरे भारत भर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लखनऊ का और भारत का नाम हास्य कविताओं के रूप में रोशन कर रहे हैं। तो हम अपने आज के पहले का जो मेहमान हैं उनको आमंत्रित करते हैं और सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी श्रोताओं का भी स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए आज के पहले मेहमान, जिनका नाम होता है मुकुल महान। मुकुल महान जी मूलतः ग्राम सैदपुर, तहसील नमस्कार। संडीला, जिला हरदोई से आते हैं। मुकुल जी का वास्तविक नाम मुकुल मनोहर अस्थाना है और उत्तर प्रदेश शासकीय सेवा में कार्यरत है, लखनऊ में रहते हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम में मुकुल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। शुक्रिया नंदिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है मुकुल जी। और जहां से मुकुल जी आते हैं, जिस धरती से, जिस परिवार से, उसी परिवार से एक और बड़े कवि आते हैं, अंतरराष्ट्रीय कवि होते हैं, जो अपनी यात्रा आपसे, साहित्यिक और जीवन यात्रा इस साक्षात्कार में आपसे साझा करेंगे। उनका नाम है सर्वेश अस्थाना जी, जिन्हें हम काव्य कुल के लोग बहुत प्रेम से स्माइल मैन सर्वेश अस्थाना के नाम से पुकारते हैं। इसी नाम से वो जाने जाते हैं और वो अब स्क्रीन पे हैं और आप देख सकते हैं कि स्माइल मैन जो शब्द है वो उनके चेहरे को भी कितना ज्यादा सूट करता है। और सर्वेश जी भी वहीं से आते हैं जहां से मुकुल जी हैं, ग्राम सैदपुर, तहसील संडीला, जिला हरदोई। तो मैं सर्वेश अस्थाना जी का भी सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर्वेश जी माइक म्यूट, म्यूट है। सर्वेश जी माइक म्यूट है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं उस कवयित्री के द्वारा संचालित हो रहा हूँ, जिस कवयित्री का मैं बहुत प्रशंसक इसलिए हूँ क्योंकि वो बहुत सौम्य है, बहुत ही व्यवहार कुशल है और बहुत ही खुशदिल है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सौभाग्य इस चैनल का है और मेरा है जो आप यहाँ जुड़े, मुकुल जी जहाँ पे जुड़े। और तीसरे जो हमारे आज के कवि हैं उनका नाम है पंकज प्रसून जी। उनका जन्म रायबरेली में हुआ। पंकज जी वैसे तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से परास्नातक है, सीडीआरआई लखनऊ में एक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं और हास्य लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं। उनका भी मैं इस कार्यक्रम में अपने अतिथि के रूप में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। और आपने सर्वेश सर और मुकुल दद्दा के साथ मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बहुत। और ये हम सबका भी बहुत सौभाग्य है प्रसून जी कि सर्वेश जी जैसे, मुकुल भैया जैसे लोगों का जो वो है, हाथ है हम जैसे लोगों के सिर पे है, तो हमारी सृजन जो क्षमता है वो भी विकसित होती है। और ये सब विकास इन्हीं लोग का दिया हुआ है, जो मैं आज आप लोग के सामने बैठ करके साक्षात्कार करने के काबिल हो गई हूँ। तो इस वाह, साक्षात्कार को आप सबकी आज्ञा से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा पहले प्रश्न नंदिनी। के साथ बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया सर्वेश जी।
और पहले प्रश्न के साथ मैं मुकुल जी के पास आना चाहूंगी कि जी मुकुल मनोहर अस्थाना से मुकुल महान तक की यात्रा, ग्राम संडीला जिला हरदोई से लखनऊ शासकीय सेवा की यात्रा कैसे तय हो? जी नंदिनी जी, ये यात्रा तो काफी लंबी है। जी 9 साल की उम्र में हम लखनऊ आ गए थे अपने गांव से। और जी जब गांव से लखनऊ आए 9 साल की उम्र में, तो उस समय मुकुल मनोहर अस्थाना ही थे। और आज भी मुकुल मनोहर अस्थाना मौलिक रूप से तो अंदर से वही हैं, लेकिन मुकुल महान तक की जो यात्रा की बात है कि मुकुल अस्थाना से मुकुल महान कैसे हो गए, तो धीरे धीरे पढ़ाई हो चलती रही। लखनऊ में ही पूरा परिवार जब शिफ्ट हो गया आकर के, पिताजी अध्यापक थे, माताजी अध्यापक थी, सब लोग लखनऊ में ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे। तो धीरे धीरे पढ़ाई होती रही। और जब हम इंटर के लगभग इंटर में थे, तो उस समय थोड़ा सा कविता की ओर रुझान यूं हुआ। रुझान होने के 2-3 कारण हैं। एक तो पिताजी कवि थे, दूसरी बात यह है कि पिताजी कवि थे, तो अंदर जो कविता की भावनाएं थी, कविता के जो जेनेटिक्स में पड़ा हुआ था, जीन्स में पड़ा हुआ था, वो दबा हुआ था। जैसे ही जो है शिक्षा बढ़ते गई, तो अंदर से कविता वाले गुण फूटते गए। तो वो धीरे धीरे आकर के जो है इंटर तक, वैसे पहली कविता हमने हाई स्कूल में ही लिख ली थी, जो बचकानी कविताएं होती हैं, बच्चों वाली कविताएं होती हैं, वो लिख ली थी। लेकिन वो चलता रहा। पढ़ाई हम लोगों के यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, हिंदुस्तान में ही पढ़ाई का ज्यादा महत्व होता है, और बाकी सब चीजें पढ़ाई करने के बाद ही करनी होती है। चाहे आप अभिनय की फील्ड में जाए, चाहे आप कवि बने, लेकिन पहले कोना सुरक्षित कीजिए। तो उसी भावना के तहत पढ़ाई लिखाई चलती रही, पूरी हुई। और उसके बाद जो है मुकुल महान तो हम बहुत बाद में बने आकर के, उसके पहले हम मुकुल सैदोपुरी हुआ करते थे। फिर हमको जब हाँ, हमने शुरू किया है सन 85 में, तब जो है हम मुकुल सैदोपुरी होते थे। सैदोपुर हमारे गांव का नाम है, बहुत जल्दी खत्म करते हैं। सैदोपुर गांव का नाम है। और उसके बाद जो है करीब 10-12 साल तक सैदोपुरी चलता रहा। हमारे मन में यह भावना थी कि अपने गांव का नाम रोशन करें। जिस गांव में हमने जन्म लिया है, वो गांव अंतरराष्ट्रीय हो जाए। तो ये सोच हुआ करती है, और सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। तो खैर लखनऊ जब आ गए, धीरे धीरे कवि सम्मेलन में ज्यादा जाने लगे, और लगभग कुछ नहीं तो 300-400 कवि सम्मेलन जब हमने कर लिए होंगे, 500 कवि सम्मेलन कर लिए होंगे, तब हमारा नाम जो है मुकुल महान पड़ा। और महान शब्द हमें नीरज जी ने दिया है प्रसाद के रूप में। अरे वाह। हाँ, आदरणीय नीरज जी के साथ कवि सम्मेलन में जाते थे, तो हमारे चूंकि हमारे नाम में मुकुल सैदोपुरी कुछ थोड़ा गजल की तरह लगता था कि हम कोई शायर वगैरह हैं, लेकिन हम तो ठहरे हास्य के कवि। तो अच्छा, नीरज जी के थोड़ा प्रिय बच्चों में रहे हैं उनके, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम, तुम थोड़ा सीधे साधे हो और खुद सबसे घुल मिल जाते हो, बहुत मौलिक टाइप के हो, तो तुम महान व्यक्ति हो, तो आज से तुम मुकुल महान। और उन्होंने अमेठी के कवि सम्मेलन में खुद माइक पर खड़े होकर के वहां पूरी 10-5 हजार जनता के सामने कहा कि यह मुकुल सैदोपुरी के नाम से यहाँ आमंत्रित है, लेकिन आज से मुकुल महान के नाम से जाने जाएंगे। मैं मुकुल महान को आमंत्रित करता हूँ। तब से हम मुकुल महान हो गए, और हास्यविन की कविताएं लगभग वर्ष 1999 से हम मुकुल महान के रूप में चल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत संक्षिप्त में और संपूर्ण जानकारी आपने दी इस यात्रा की। और मुझे अब तक ये बात नहीं पता थी, तो मुझे लगता था कि कोई व्यक्ति अपने आप को महान कैसे लिख सकता है। तो आज ये प्रश्न मैं डालने वाली थी आपसे कि कोई खुद को महान नहीं कहता, आप महान अपने नाम के आगे कैसे लिख लिए। लेकिन ये यात्रा बड़ी बताना हमें बहुत जरूरी था। जी जी, और इसी तरह यही सवाल लेके मैं सर्वेश जी के पास भी आती हूँ और एक बात को जोड़ती हूँ कि जब मैंने जो है इंटरनेट पे सर्वेश जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए www.sarveshasthana टाइप किया और ढूंढा, तो इतनी जानकारी मिली कि 2.5 दिन तक मैं यही सोचती रही कि मैं क्या प्रश्न पूछूं, क्या छोड़ूं, किस चीज को उठाऊं, किस पुरस्कार का नाम लूं, क्या करूं, क्या ना करूं। फिर भी अपनी अल्प बुद्धि के हिसाब से जो 2-4 प्रश्न मैं लेके आई हूँ,
उसमें से पहला प्रश्न सर्वेश जी यही है कि आपकी भी ये यात्रा जो है वो हरदोई से स्माइल मैन तक की कैसे हुई? बिल्कुल, इसमें काफी यात्रा तो मेरे बड़े भाई मुकुल महान के साथ की ही है और जी। साथ साथ रहे हैं। चूंकि मैं इस मंच से ये भी बता दूं कि आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए भी है कि मुकुल महान मेरे सगे बड़े भाई हैं और मैं उनका सगा छोटा भाई हूँ। तो दोनों भाई भी एक साथ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों लोग एक ही फील्ड के हैं, हास्य व्यंग्य की कविता में जी। ही हैं। लेकिन आज तक हम लोग वो सगे भाई और सगे दोस्त की तरह हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के उसमें हैं। मुकुल भाई हमसे बड़े हैं, उनकी पूरी रिस्पेक्ट है। तो सारी चीजें इनके साथ ही यात्रा में घटित हुई हैं, मेरी आधी तो। और मुझे लगता है कि मैं इनको देख करके कवि बना हूँ, क्योंकि मैं अच्छा। इनकी पीठ पर का था ना, इनकी पीठ पर का। जैसे ये पैदा हुए उसके 4 साल बाद हम पैदा हो गए। 4 साल नहीं, 2 साल बाद 2 साल बाद तो मुकुल महान की पीठ पे हम पैदा हुए। तो मुझे ये लगता था हाँ। जो ये करें वही हम भी करें, ये हम भी हमको जो ये बूढ़ा करें। दिखाने की हाँ, साजिश कर रहे हैं। जो मतलब मेरा मन ये करता था कि जो जो मुकुल भाई करें वही हम भी करें। तो इन्होंने कविता वही लिखी हम भी तो हम भी पीछे पीछे कवि बन गए। और ये हास्य व्यंग्य के थे हाँ। तो मैं भी हास्य व्यंग्य का कवि बन गया। हाँ, लेकिन मैं जी। ये थोड़ा सा अंतर हमारा और मुकुल भाई का ये रहा कि मुकुल भाई पढ़ने में बहुत तेज थे और मैं पढ़ने में अच्छा। बिल्कुल लद्दड़ था। पढ़ने में मैं बहुत बेकार टाइप का था। मैं आज घोषित करता हूँ कि मैं अगर एक प्रसिद्ध कवि नहीं बन गया होता तो मैं किसी कपड़े की दुकान पर आप जैसी किसी खूबसूरत महिला से कह रहा होता, बहन जी ये साड़ी आप पर बहुत फिट आएगी। है ना ये। तो ये ऐसे चलता रहा। फिर मैंने बीएससी किया, मैंने लॉ किया, मैंने मैनेजमेंट किया, मैंने डीपीए एमपीए बहुत सारी पढ़ाइयाँ मैंने की। लेकिन मेरा लद्दड़ टिल्ट जो होने था, के बावजूद इतनी पढ़ाई की। मेरा झुकाव जो है इस तरफ ही था, लेकिन संस्कृति की तरफ, पत्रकारिता की तरफ। तो मैं पत्रकारिता और कविता को एक साथ लेकर के चल पड़ा और मुकुल भाई के पीछे पीछे चलता हुआ ये जब महान बन गए तो फिर मैं मैन बन गया, क्योंकि एक आदमी भी जरूरी था। तो जब ये महान बन गए तो मैं मैन बन गया और मैं इस्माइल मैन बन गया और आज आपके सामने हूँ। बाकी खूब सारी विदेश यात्राएं हैं और सब कुछ है। आपके प्रश्नों से मैं धीरे धीरे जुड़ता जाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और श्रोता भी बहुत सारे जुड़ गए हमारे, उनके कमेंट्स नीचे आ रहे हैं। लेकिन मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपना वक्त निकाल करके आए और निश्चित ही अगर कोई हास्य और व्यंग्य के कवि इसमें जुड़े होंगे तो वो निश्चित ही आज इन तीनों कवियों से कुछ लेकर के ही जाएंगे। और मैं श्रोताओं से अपने कहना चाहती हूँ कि पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लद्दड़ था, उन्होंने बीएससी किया, लॉ किया और एमबीए किया, उसके बाद बहुत सारे पुरस्कार भी जीते लेखक में। तो ऐसा कवि पहली बार हम सुन रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने अगले सवाल के साथ पंकज जी के पास आती हूँ। उनका स्वागत करते हुए पहला प्रश्न उनसे है कि जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, बायोटेक्नोलॉजी से परा स्नातक, सीडीआरआई लखनऊ में साइंटिस्ट की तरह कार्यरत, 2003 के बीएससी टॉपर। तो फिर ये हास्य और व्यंग्य के जो कवि का जो कीड़ा है वो कैसे दिमाग में आ गया? अंकुर हाँ कहाँ से पंकज सच हुआ? बोलना, पंकज सच बोलना। हाँ नहीं नहीं, मैं बताऊं, मैं सच में हमने बीएससी में टॉप किया था। और बीएससी जी। में दो चीजें हुई, मैंने केकेसी में टॉप किया और जिस साल टॉप किया उसी साल जो है कवि सम्मेलन हुआ था वहां पे। तो उसमें सर्वेश जी। अस्थाना सर और मुकुल दत्ता दोनों लोग आए थे, है ना। अच्छा, क्या उससे बात पहले है। मैं लिखा करता था, थोड़ा बहुत तुकबंदियां करता था और हास्य व्यंग्य में मैं आना चाह रहा था, लेकिन हमें हमारी लाइन क्लियर नहीं थी। हमारे गांव में कवि अच्छा। सम्मेलन होता था, उसमें कवि आते थे, कोई मठैत करके थे, उनका नाम मैं भूल गया। तो वो एक कविता सुनाते थे अच्छा। कि ननकू के अम्मा दया किहे लुटिया भर माथा पठे दीन, ये सुनाते थे वो। अच्छा। और उस पे लोग बहुत तालियां बजाते थे कि हाँ, जी। ननकू के अम्मा दया किहे लुटिया भर माथा पठे दीन। तो हमें जी। लगता था यार ये कितनी बढ़िया कविता है, और हमको लगता था कि यही हास्य व्यंग्य है, और लोग पूरा गांव ताली बजाता था इस कविता पर। तो हम अच्छा। बड़ा कंफ्यूज हाँ। थे। लेकिन हम खूब पढ़े लिखे, तो पढ़ने में हमारा मन लगता था। मैं लगता था यार ये हास्य हमें कुछ जम नहीं रहा है, थोड़ा पढ़ा लिखा वाला हास्य होना चाहिए, थोड़ा व्यंग्य होना चाहिए।
तो ये हमारी खुराक जो है लखनऊ में आकर के पूरी हुई, जब हमारे कॉलेज में कवि सम्मेलन हुआ और पहली बार हमने मुकुल दद्दा और सर्वे सर को वहाँ KKC के स्थापना दिवस के कवि सम्मेलन में सुना। उसमें डॉक्टर निर्मल दर्शन जी थे और डॉक्टर सुरेश भी थे और सोम ठाकुर जी भी थे उस कवि सम्मेलन में। तो वहां पर हमें लगा कि सर्वे सर की जिसका हमने वो उनकी कविता सुनी सुहागरात वाली और मुकुल दद्दा का वो सुना उल्लू वाली कविता और हॉस्पिटल वाली कविता, 2 राउंड हुए थे वहां पर। और हम मुकुल दद्दा की कविता सुनते सुनते जो उनकी हॉस्पिटल वाली कविता है, लास्ट में हमारे बिल्कुल रोए खड़े हो गए। हमें लगा यार कि ये जो मैं सोच रहा था कि हास्य, मुझे लगता हंसते हंसते कोई अगर रुला दे तो शायद लिखना सफल होता है, तब शायद हास्य भी सफल होता है, व्यंग भी सफल होता है। तो उस दिन जब हमने सर्वे सर की भी कविता सुनी थी वहां पर, शमशान घाट आपने सुनाई थी, तो उसमें भी जब हम कविता के शिखर पर पहुंचे, हाँ, तो जो कविता शिखर पर पहुंचती है तो अगर आप वाकई संवेदनशील है तो आप तो बिल्कुल रोए खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल लगेगा हम क्या सुन रहे हैं। और जब हंसाते हंसाते कोई इस मोड़ पर ले आए कि जो है संवेदना की ऊंचाई पर, करुणा की ऊंचाई पर ले आए कि वो सारा हास्य हम भूल जाते हैं, बाद में ले करके कुछ और जाते हैं। तो हमें लगा यार ये सीखना चाहिए, टेक्निक क्या होती है, कैसे लिखा जाता है। कि हम सर्वे करके ऑफिस गए सच फाउंडेशन में। उस वक्त आपका ऑफिस वहां हुआ करता था गोखले मार्ग पे, तो वहां फिर मैं गया और वहां आपसे परिचय हुआ। फिर धीरे 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 बहुत पानी दिला सर्वे सर का। और यहाँ युवा महोत्सव होता था, लखनऊ महोत्सव का, उसमें एक प्रतियोगिता मुकुल दद्दा ने कराई थी उस साल। वो बड़ी बढ़िया प्रतियोगिता थी। उसमें एक युवा कवि सर्च प्रतियोगिता ऐसे थी, तो उसमें मैंने भाग लिया था, लखनऊ महोत्सव का युवा महोत्सव में हमने। हाँ, तो उसमें मैं जीत तो नहीं पाया था, जीते थे उसमें अभिषेक शुक्ला जो आजकल बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन मैं शायद दूसरे नंबर पे था उसमें। और तुम दूसरे नंबर पे थे क्योंकि जज हम थे उसमें। हाँ, जज हम थे। आप भी थे, एक दो जज और भी थे उसके। उसमें कई राउंड हुए थे, 2-3 राउंड होने के बाद में फाइनल में ऐसा हुआ था कि हाँ हम सेकंड आए थे। लेकिन उसके बाद से फिर लखनऊ जो व्यंग का जो लखनऊ घराना है उसने मुझे स्वीकार कर लिया और लखनऊ घराने से मैं सीखता रहा, लिखता रहा और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। जी, बहुत अच्छा पंकज, बहुत अच्छा पंकज, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा जवाब। सही बात है। संक्षिप्त में कई वर्षों की यात्रा को समेटना जो है वो शब्द के खिलाड़ी का ही कार्य हो सकता है और आप सब इसमें पूरी तरीके से सक्षम हैं। और फिर मैं अपने अगले सवाल के साथ मुकुल जी के पास आना चाहूंगी कि आपने बताया कि पिताजी भी साहित्यकार थे, आप 4 भाई हैं घर में, चारों भाई साहित्यकार हैं, तो आप कहाँ पाते हैं अपने आप को इस सबके बीच और घर में माहौल कैसा रहता है साहित्य के प्रति? देखिए नंदिनी जी, हमारा घर जो है वो एक ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है जी। और जी। हम लोग हमेशा जो है, बल्कि ये आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि संयुक्त परिवार के जो फायदे हैं उनको देखते हुए संयुक्त परिवार में जो भावनाएं होती हैं, जो एक दूसरे के लिए जो है अंदर एक दूसरे के लिए एक दर्द होता है, खुशी बांटने का जज्बा होता है और साथ में दुख में खड़े होने की क्षमता होती है, संयुक्त परिवार में होती है। तो वो सारे लोगों को संयुक्त परिवार के लिए विशेष अभियान करना चाहिए कि संयुक्त परिवार उनके बने रहे। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। हमारे घर में ही जो है एक साहित्य का एक बड़ा सा स्कूल है समझ लीजिए। तो हर 4 फुट पर कोई न कोई आलोचक खड़ा रहता है, कोई न कोई समालोचक खड़ा रहता है, कोई न कोई श्रोता खड़ा रहता है। हम जब कुछ लिखते हैं तो वो कॉपी जो है घर में ही जच जाती है कि ये सुनाने लायक है, छपने लायक है, जो कुछ भी लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा, घर में जब संयुक्त परिवार होता है तो सबके अधिकार बराबर होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने जो लिखा है तो ये बिल्कुल फाइनली ये बिल्कुल सही है। समालोचक की बात का भी कोई आधार होता है, आलोचक की बात का भी कोई आधार होता है। अगर पत्नी कह रही कि ये लाइन सही नहीं है
तो उसका मतलब कि कुछ न कुछ उसकी भी उसका अपना आकलन है कि नहीं सही है। अगर सर्वेश भाई कह रहे हैं कि मुकुल दत्ता ये पंक्ति जो है श्रोताओं पर सही प्रभाव नहीं डालेगी, तो वो उनका एक विजुअलाइजेशन है। तो ये सारी समीक्षाएं घर में ही हो जाती हैं। जब कक्षा 7 में थे तो पिताजी ने कागज पकड़ा करके एक शादी में द्वारचार के समय अपनी कविता पिताजी ने लिख करके हमें दी कि जाओ ये जो है सुनाओ। अच्छा, माइक वाइक कुछ नहीं था, द्वारचार हो रहा था, वो चावल वावल हमारी लेडीजें डाल रही थी बारातियों के ऊपर और ये सब चल रहा था। और हमको वहाँ ऊंचे पर खड़ा कर दिया गया कि बारातियों के स्वागत में वो पिताजी का जो लिखा हुआ गीत वो गाना था। तो हम जो है वो हमने कविता सुनाई वहां पर जो पिताजी ने लिखी थी। तो वहां से हमारी जो हिम्मत खुली है कविता सुनाने की, तो हिम्मत तो खुल ही गई, साथ में अंदर जो लिखने की भावना थी जो माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से मिलती है, वो भी आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो गया। और वही टर्निंग पॉइंट था हमारी जिंदगी का कि हम कविता की ओर खींचे। तो इस तरह से स्थितियां होती रहती हैं और धीरे धीरे रास्ते खुलते चले जाते हैं और एक कविता के जितने भी आयाम होते हैं उनकी तरफ कदम अपने आप बढ़ जाते हैं। तो घर का माहौल हमारा पूरी तरह साहित्यिक है। बड़े भैया की 5-6 किताबें हैं, सर्वेश भाई की 4-5 किताबें हैं, हमारी 3-4 किताबें हैं। मतलब कुल मिलाकर के घर में एक प्रिंसिपल भी हैं, एक बैंक मैनेजर हैं। मतलब संयुक्त परिवार में हर तरह का जो है वो व्यक्ति मौजूद होता है। इसीलिए लगता है कि हम लोग बड़ा सोर्सफुल टाइप के घर के हैं और बड़ा लगता है कि जैसे कि बहुत सुख संपन्नता और सुविधा सारी चीजों का अंदर अंदर एहसास होता है। और इसी बहाने हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। हम अपने लिए तो कुछ नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं तो उतना करते हैं, लेकिन दूसरों के भी काम आ जाते हैं इसी बहाने। नंदिनी जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। और मैं भी एक बात बता दूं कि मैं मायके से भी संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ और ससुराल आई तो 8 भाई बहनों का और ससुर का परिवार रहा। तो इसके महत्व को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसको आत्मसात भी करती हूँ। और अगले सवाल के साथ मैं फिर सर्वेश जी के पास पहुंचती हूँ कि आपके छात्र जीवन में आपका झुकाव राजनीति की तरफ हुआ। ये एक बार मैंने सुना था आपसे कहीं साक्षात्कार में आप बता रहे थे, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए, घर के बारे में तो मुकुल भाई ने बता ही दिया। मुझे जरा सा 15 सेकंड मुकुल भाई के संदर्भ में भी बोलना चाहिए। संयुक्त परिवार का मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिला है क्योंकि मैं इन लोगों में सबसे छोटा हूँ चारों में। तो क्या हुआ कि अतिरिक्त जो है वो हमने किया, तो उसका मैंने फायदा भी उठाया है। और चूंकि ये सब लोग हमसे ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे थे, तो जो मेरी पहली कविता ही आई वो भी समझदारी और पढ़ी लिखी ही आई, क्योंकि हमारे ऊपर 3 पढ़े लिखे और बैठे हुए थे। तो हम शुरू से ही खूब बढ़िया जो है परफेक्शन के साथ निकले। और मंच पर कॉन्फिडेंस जिस तरह से मुकुल भाई का हुआ है, सेम उसी तरह से हमारा भी हुआ है। हमें कोई डर नहीं लगता, चाहे लाखों की जनता हो, डर नहीं लगता। अब आपके सवाल पर आता हूँ। राजनीति क्या होता है, सबके भीतर राजनीति होती है। चाहे कवि हो, चाहे नेता हो, चाहे परिवार के लोग हों, कहीं कहीं पर वो मुखर हो जाती है। मैं डीएवी डिग्री कॉलेज में पढ़ता था और लोकप्रिय बहुत था, चूंकि मैं क्लासरूम में कविताएं सुनाया करता था। और इस्माइल मैन तब नहीं था, लेकिन हाँ खुश मिजाज तो तब भी था। तो धीरे धीरे जो है पता नहीं कब जो है मैं लोकप्रिय हो गया और एक गुट ने कॉलेज के ये तय किया कि मैं उस बहुत बड़े कॉलेज का, डीएवी डिग्री कॉलेज का महामंत्री का इलेक्शन लड़ूं। तो मैंने महामंत्री का इलेक्शन लड़ा। उसमें जो सबसे मजेदार संस्मरण जो मुझे बताना है आप लोगों से, वो ये कि मेरे बड़े भैया जो के कांत अस्थाना, जो व्यंग्यकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो नौकरी करते थे, हम पढ़ाई कर रहे थे। तो हमको अपने चुनाव प्रचार के लिए 2000 रुपए की जरूरत थी। तो हमने दद्दा से 2000 रुपए मांगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले हम नहीं देंगे। पंकज ध्यान से सुनना इस बात को। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले ऐसा है कि हम नहीं देंगे, तुम अपने दम पे चुनाव लड़ो। अगर तुम जीत जाओगे तो आगे चल करके विधायक भी बनोगे, सांसद भी बनोगे, मंत्री भी बनोगे। और अगर नहीं जीतोगे तो तुम्हारा नशा उतर जाएगा। तो मेरा नशा उतर गया। मैं 41 वोट से, मैं 41 वोट से इलेक्शन हार गया था। बड़ी लंबी कहानी है, मुकुल भाई पंकज तो उस कहानी को जानते हैं।
हम दोनों प्रतिद्वंदियों ने एक साथ वोट डाला था और एक दूसरे को वोट दिया था। मैंने यशवेंद्र कुमार गुंजन को और गुंजन ने सर्वेश अस्थाना को। ये डीएवी डिग्री कॉलेज अच्छा। के इतिहास की पहली घटना थी कि बिना किसी दंगे के, बिना किसी फसाद के, बिना किसी मारपीट के, बिना गोली कट्टा के शांतिपूर्वक बहुत प्रेम से इलेक्शन हुआ था। और जब गुंजन जीत क्या गए बात। तो जब स्टेज पर वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन मैं नहीं जीता हूँ, मेरे भाई सर्वेश अस्थाना जीते हैं, इसलिए ये विजय का माला उनको पहनाया जाए। तो यशवेंद्र कुमार गुंजन ने वो माला मुझे पहनाया और हम लोग आज तक मित्र हैं। हालांकि गुंजन की डेथ हो गई है, लेकिन आज तक उसके अच्छा। परिवार से हमारे घरेलू संबंध हैं। तो ये नशा जी था, जी बस वो उतर गया। जी उतर गया। नंदिनी जी, एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो जी राजनीति में जो चालाकी होती है वह सर्वेश भाई में हाँ। प्रारंभ से ही थी। मुझे एक घटना याद है अच्छा। कि जहाँ एक छात्र राजनीति की ये बात अभी बताई इन्होंने, यह माइक पर भाषण हाँ। दे रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे थे, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो उधर से इन्होंने जी देखा कि एक थाने की जीप आ रही है, बहुत सारी पुलिस आ रही है। तो इन्होंने हाँ स्टेज पर खड़े भाषण दे रहे थे, इन्होंने दूर से ही देख लिया कि उस सामने से वो जीप आ रही है। तो इन्होंने कहा हाँ। अब अगला भाषण जो है हमारे साथी माधुरी शरण तिवारी जी देंगे, नहीं, और उनको माइक पकड़ा उमाकांत करके ये चले गए। उमाकांत हाँ, शुक्ला। उमाकांत शुक्ला देंगे, उनको माइक पकड़ा करके ये नीचे गायब हो गए, और उधर पुलिस आई तो उमाकांत शुक्ला जी को गिरफ्तार करके ले गए और ये अपना चुपके से निकल गए। जी नहीं, और सर्वेश ये तो बहुत जी बहुत ही खूबसूरत संस्मरण है। और सर्वेश जी, जैसा कि आपने बोला कि मैं हार गया, तो शायद वो हार बहुत अच्छी थी कि नेता बन के शायद आप कुछ प्रतिशत ही काम कर पाते, लेकिन एक साहित्यकार बन के सर्च सच फाउंडेशन जैसी सच संस्था, बच्चों मैं बहुत खिलौना बैंक मैं जैसी। बहुत जी 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 आप जी बोलिए जी बोलिए बोलिए, आप मेरी तारीफ कर रही जी हैं। हाँ जी तारीफ करेंगे बिल्कुल। खिलौना मुझे भाई। लगता है कि एक कि एक जो है वो राजनीतिक व्यक्तित्व जो है वो इतना कार्य नहीं कर पाता जितना स्माइल मैन बन के आपने कर दिया। मैं यही कहना चाह रही थी। जी बहुत शुक्रिया। जी, और इसी के साथ मैं पंकज जी के पास चलती हूँ कि पंकज जी, बहुत बड़ा सा प्रश्न है और आप बच के निकल नहीं सकते, आपको जवाब देना है। ये दो लोग भी हैं और श्रोता भी सुन रहे हैं कि आपके अपने शहर में ही हास्य व्यंग के ये दो बड़े नाम तो हैं ही, मुकुल महान और सर्वेश अस्थाना जी, साथ में है राजेंद्र पंडित जी, और केपी सक्सेना जी का नाम जो है वो लखनऊ शहर के साथ तो वैसे ही जुड़ा हुआ होता है जैसे पौधे के साथ खाद जुड़ा होता है। तो वाह आपको इन वाह अग्रजों से सुरक्षा की क्या बात, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और आपको इन अग्रजों से कोई असुरक्षा की भावना होती है, या ऐसा लगता है कि नहीं, इनका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे एक सपोर्ट मिला है इन पे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ। ये बहुत बहुत हंसाने वाला क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन मतलब मुझे आज तक असुरक्षा की भावना कतई नहीं हुई। हाँ, ये भावना जी जरूर मन में आती है। कभी मुकुल दद्दा कभी कोई कविता पोस्ट करते हैं, मैं उसको कई बार पढ़ता हूँ और सोचता हूँ यार ये मुकुल दद्दा तो कमाल कर देते हैं, मैं कमाल अभी तक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ उस तरह का। या मैं राजेंद्र हाँ पंडित जी का मैं कोई हास्य व्यंग रचना वो डालते हैं फेसबुक पे, मैं उसको पढ़ता हूँ, गद्य व्यंग बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, तो लगता है यार जी ये तो कमाल का लिख दिया, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो हाँ, ये चीज मैं जरूर महसूस करता हूँ बड़ी शिद्दत के साथ कि यार मैं अभी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ और अभी पढ़ने की या और अभी रियाज की जरूरत है। और असुरक्षा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई भाव आज तक कभी मन में आया हो। उसके पीछे कई कारण भी हैं, क्योंकि जी असुरक्षा का भाव वास्तव में कभी भी मुकुल दद्दा हो या सर्वेश्वर हो, इन लोगों ने आज तक कभी कोई ऐसा बर्ताव किया ही नहीं कि असुरक्षा का भाव पैदा हो। बहुत कुछ जी वरिष्ठों के बर्ताव पर भी डिपेंड करता है कि असुरक्षा का भाव जी मन में आता है, लेकिन जितनी सहजता के साथ, मतलब एक मित्रवत तरीके से, छोटे भाई के तरीके से, वो चाहे घर में आना जाना हो, चाहे मंच का हो, चाहे मंच से इतर लेखन का हो, जिस तरह से जोड़ा है हम लोगों को आप सब लोगों ने मिल करके, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं अलग हूँ या मैं कहीं कोई बाहरी हूँ।
जैसा कि ये नेपोटिज्म वगैरह चल रहा है आजकल, तो उस चीज का कभी एहसास मुझे हुआ ही नहीं आज तक नंदिनी जी। मैं तो लगा कि मैं तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ। बहुत सारे लोग तो मुझे जानते नहीं कि मैं पंकज शुक्ला हूँ, जानते मैं भी जो है इसी सर्वे सर का छोटा भाई हूँ, मैं भी अस्थाना ही हूँ, उनका ये सच बात है। मैं थोड़ा सा पंकज के तरफ से बोलना चाहता हूँ। पंकज का नेचर बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा नेचर है, और पंकज जो है बुरा नहीं मानते हैं। जैसे हम हों या चाहे मुकुल भाई हों, हम लोग पंकज को बहुत डांटते भी हैं, पंकज को बहुत कभी कभी हड़काते भी हैं इनके लेखन पर या इनके, लेकिन पंकज हमेशा, मैं ये पूर्ण पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, पंकज हमेशा बड़े भाई की हैसियत से, सीनियर की हैसियत से, और ये समझ लीजिए कि मेरे और इनके पिताजी की उम्र में 6-7 साल का सिर्फ अंतर है, तो ये उसको बिल्कुल उसी तरह से लेते हैं, कभी बुरा नहीं मानते। इसीलिए जब मुकुल भाई ने इस प्रोग्राम का डिस्कशन किया तो एक आध और नाम थे, लेकिन फिर ये तय हुआ कि भाई लखनऊ के ही तीनों रहेंगे, तो लखनऊ व्यंग्य स्कूल जो है वो पूरी तरह से प्रसारित होगा, इसलिए हम तीनों लोग एक साथ भी हैं आज दिखाई पड़ता जी। बिल्कुल। और मतलब मुझे लग रहा है इसमें सर्वेश सर का बड़ा रोल है। ये जो एकजुटता है लखनऊ के व्यंग्यकारों में, इतनी एकजुटता बाहर के व्यंग्यकारों में आपको नहीं मिलेगी। दिल्ली में देखिए तमाम अलग अलग खेमों में व्यंग्यकार खुद ही बटे हुए हैं, मध्य प्रदेश में बटे हुए हैं, आप जाइए उधर राजस्थान में भी आपको अलग अलग व्यंग्यकारों के खेमे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा व्यंग्य का, मैं इसे लखनऊ घराना कहने लगा हूँ, ये एकदम एकजुट है। और सर्वे सर कहते हैं कि यार वो कई मंचों पे भी आपने कहा भी है कि हमारे यहाँ का जो अमित अनपढ़ जो व्यंग लिख देता है ना, वो बड़ा बड़ा कभी दिल्ली का नहीं कर पाता। खुलेआम आप इस चीज को कहते भी हैं। इतना विश्वास अगर हम पर आप कर रहे हैं मेरे व्यंग को लेकर भी, आपने कई बार कहा, खुलेआम कहा, तो मेरी ही बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि कहीं से वो उस लेवल के मैं नीचे मैं डाउन करूं। कभी डाउन करता हूं तो मेरे साथ बड़ी अच्छी बात है, सर्वेश सर का तुरंत मेरे पास कमेंट आता है, विद इन 1 मिनट कोई मेरी ऐसे पोस्ट गलत पड़ जाती है फेसबुक पर, 1 मिनट के अंदर ही व्हाट्सएप पर तुरंत आता है कि पंकज तुमने बहुत गड़बड़ किया, सीधे फोन आ जाता है। फोन पर लंबा डिस्कशन होता है, लेकिन बड़ा सार्थक डिस्कशन होता है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि ऐसी परंपरा कम से कम लखनऊ में है, वरना आजकल कोई बात ही नहीं करता है। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात। और एक बात और बता दूं कि भले आपके जड़ हरदोई से हो या रायबरेली से हो, लेकिन जिस मिट्टी में हम रह रहे हैं, जहाँ की सांस हवा का हम सांस ले रहे हैं, जहाँ के जमीन में हमारे गार्डन के पेड़ पौधे उगे हैं, वहाँ के अदब, वहाँ की जो तरीका है वो हमारे अंदर आत्मसात हम कर ही लेते हैं। शायद लखनऊ की हवा पानी का ही असर है जो इतना जो है खूबसूरत सा संगम व्यंग, हास्य और व्यंग कवियों का उस शहर ने अपने अंदर समेट रखा है। और सच में मैं यहाँ से भी अपने श्रोताओं से भी कहना चाहूंगी कि जो भी नया निकलता है या निकलती है, उस सबके जीवन में एक मुकुल महान या एक सर्वेश अस्थाना की जरूरत जरूर होती है, उसको जरूरत पड़ती है इस शहर की। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से बुरिया बिस्तर बांध करके मैं भी लखनऊ चली आऊँ, पूरा परिवार है और इसी आ जाओ, आपका स्वागत है। आ जा, लखनऊ में राजधानी है जी, सही बात है, राजधानी है। और तीसरे अगले प्रश्न को लेकर के मैं मुकुल जी के पास पहुंचती हूँ। वो इसका जवाब ना देना चाहे तो ना दे दें, चौथा प्रश्न फिर मैं रख दूंगी। हम जवाब जरूर देंगे। दुनिया में नंदिनी जी, दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जिसका हम जवाब न दें। अच्छा, हम सवाल पूछें? हाँ। नंदिनी की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, नंदिनी नहीं, हमें लगा कि कहीं हमारी भाभी पीछे बैठी हो तो कहें ये कौन होती है इस बात को पूछने वाली, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं कि आपके जो किताब द लंपटगंज को डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का 1 लाख का जो पुरस्कार मिला, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। यमलोक का घोटाला, सॉरी, तीन किताबों का एक साथ लोकार्पण हुआ था, ये उसका साइड इफेक्ट है। बिल्कुल, यमलोक का घोटाला मुझे याद है, बिल्कुल। तो उसमें जो आपको 1 लाख
हाँ यमलोक में हाँ। घोटाला, उसमें जो आपको 1 लाख रुपए पुरस्कार मिला था, वो कहाँ खर्च किए आप? मतलब कैसा लगता है पुरस्कार के पैसे को खर्च करना? बहुत कहाँ बढ़िया खर्च प्रश्न किए? पूछा है। ये नहीं बताया आज तक ये किसी ने। प्रश्न तो बहुत अच्छा बहुत है। बढ़िया। हाँ, और बहुत हाँ, इसमें जो है पोले खुल जाएंगे, लेकिन लेकिन ऐसा है कि पुरस्कार जैसे ही मिला तो 10-12 दिन बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, तो वो अच्छा। पुरस्कार की जो धनराशि थी 1 लाख रुपए, वो तो चेक तो मिल गए थे, चेक तो जमा कर दी, लेकिन लॉकडाउन लग जाने के कारण वो जो है धनराशि पूरी पूरी जो है हमारी बची हुई है। तो हमारे अंदर अच्छा। अच्छा क्या है कि जब हमारे पास ये 1 लाख रुपए तो कुछ ज्यादा होते हैं, कम तो होते नहीं है। हाँ तो हमारे अंदर हाँ। एक वो अंदर एक मची हुई लालच। है कि जल्दी से खर्च हो, एक ललक है कि जल्दी से खर्च हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा लॉकडाउन हटे और सब कुछ सामान्य हो, तो मैं सारे देश के बहुत तमाम सारे उन कवियों को जो लखनऊ आते रहते हैं, इंक्लूडिंग नंदिनी हर्ष, कि हम उन सबको एक हाँ। दावत दें और उसमें अरे जो वाह, है क्या बात है। उस यमलोक में घोटाले के पर जो है एक उसका जो है पब्लिकली लोकार्पण हो, ऑफिशियल लोकार्पण हो। और एक बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सच ये भी है कि आजकल एक हम नया मकान बनवा रहे हैं, तो 1 लाख में से जो जी। है 96,000 रुपए उसमें ईंटें गाड़ने में लग चुका है। खत्म। हम्म, नंदिनी तो और मैं इसको इसको नंदन एक सेकंड, इसको कहा जाता है कि मुकाम के साथ साथ मकान भी बनवा लिया आपने। काम बिल्कुल सही बात। मैं तो सोच रही थी कि जो लखनऊ में मुकाम तो बन ही मकान गया बुक था, करा रही हूँ। मकान। जी 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 जी, चलिए जो है प्रश्नों का सिलसिला फिर जारी रखते हैं और सर्वेश जी के पास आते हैं। आपकी एक बहुप्रचलित किताब है वो बालकनी वाली, तो इसमें वो बालकनी वाली सही में थी क्या है, या बस ये एक जो है कल्पना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाह वाह वाह। ये नहीं, हाथ मुकुल भाई में भी बताएं। कवि है तो हाथ भी होना जरूरी है। मुकुल भाई बतावें। हाँ हाँ, बता दो। बता दें। बताइए। ऐसा है, ये बालकनी वाली लड़की नहीं, बालकनी वाली 2 लड़कियां हैं। अच्छा। 2 लड़कियां हैं और वो राजेंद्र नगर में, लखनऊ में हम रहते थे, तो वहां पर वो दोनों बहनें थी और वो हर समय बालकनी पे खड़ी रहती थी। जब भी निकलो तो बालकनी पे खड़ी हम्म रहती थी। तो हमारे एक बड़े हम्म भैया हैं, वो उनको ये लगता था कि वो दोनों लड़कियां उन पर फिदा हैं, हम्म। दोनों दोनों बहनें उन पर फिदा हैं और वो उन्हीं के लिए खड़ी रहती हैं। तो वो जब भी अच्छा। निकलते थे उनके सामने से, तो यूं यूं ऐसे ऐसे अपने बाल करते हुए और अपने आप को अच्छा खूब हीरो सा साबित करते हुए निकलते थे। हाँ मुकुल भाई, करके निकल। बताओ कैसे करते थे। हाँ ऐसे। तो ये मुकुल भाई जो है ये मान के चलते थे, वो भाई मेरा मुकुल ही है, जो मान के चलते थे कि वो दोनों लड़कियां इन पर फिदा हैं और दोनों फिदा। मरती हैं इनके ऊपर और इन्हीं के लिए खड़ी रहती हैं। तो उस पर लंबी हाँ। कहानी है, वो तो फिर मेरी किताब आप पढ़िए तो उसमें मजा आएगा पढ़ने में। तो इस जी वजह से मैंने उस जरूर। किताब का नाम रखा। और वो लड़कियां इनको जानती तक नहीं थी, मतलब सबसे बड़ी बात है कि इनको जानती तक नहीं थी, पहचानती तक नहीं थी, और इनको लगता था कि वो दोनों इन पर मरती हैं। तो ये जो इश्क है ना, जो तरुणाई का इश्क है, वो बड़ा हास्यास्पद होता है, बड़ा मजेदार सही होता बात। है। और उसकी कई घटनाएं हैं हमारी और मुकुल भाई की। एक अच्छा जल्दी से बता देते हैं क्योंकि हाँ पंकज को ही बोलना है फिर बिल्कुल। मुकुल भाई को। स्वागत। तो हम लोग तो हाँ। उस समय जो था सब लोग हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो घर की बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर तो नहीं थी, लेकिन बहुत ऐसा नहीं था कि खूब हम लोग अच्छे। गुलछर्रे हाँ। उड़ा सकते हो। हम लोग लकड़ी का चूल्हा हमारे यहाँ जलता था और उस टाइम में लकड़ी के चूल्हे ही लखनऊ में भी जलते थे, तो हम लोग लकड़ी अच्छा। लेने जाते थे। तो हम्म लकड़ी साइकिल के अंदर भर के पूरी खोस खोस के, वो 1 क्विंटल, पंखा हम्म। ध्यान से सुनना तो मजा आएगा। तो ऐसे जो है लगा लेते थे और फिर साइकिल को पकड़ के ऐसे ऐसे हम लोग आते थे 1 किलोमीटर जी। दूर से। तो जब घर का मोड़ आता था तो मोड़ तक तो मुकुल भाई उस साइकिल को पकड़ के लाते थे, लगभग 1.5 किलोमीटर। हाँ, और 300 मीटर के लिए, 300 मीटर के लिए वो साइकिल ही बाल, हमें पकड़ा देते थे कि अब इतने। मैं बालकनी सोचता के पास। था, हाँ सुनो तो पंकज, मैं सोचता था कि मेरा भाई बहुत अच्छा हाँ, है, कितना बढ़िया है, 1.5 किलोमीटर खुद पकड़ता है
और मुझसे सिर्फ 300 मीटर चलवाता है साइकिल। तो एक दिन हमने ये मार्क किया कि ये मुझे साइकिल पकड़ा के मुझसे कट जाते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं और ऐसा शो करते हैं अच्छा। जैसे ये जो लकड़ी लादे लड़का जा रहा है इससे मेरा कोई रिश्ता है नहीं, ये मेरे रिश्ता। साथ नहीं है, ये गरीब टाइप का लड़का है जिसके घर में लकड़ी जलती है, ये मेरा कोई नहीं है। तो ये हो जाते थे। मैंने रीड कर लिया इस बात को। तो एक बार जैसे ही उनके पास पहुंचा, मैं उनकी बालकनी के नीचे, वो दोनों खूबसूरत लड़कियां, भला की खूबसूरत थी दोनों, खड़ी हुई थी। तो मैंने साइकिल गिरा दी जानबूझ के कि लकड़ी उससे बिखर गई पूरी सड़क पे। हमने कहा अब तो ये आदमी आएगा, इसकी पोल खोलूंगा मैं। फिर ये आए मेरे पास, लेकिन इन्होंने जो वहां पर एक्टिंग की है, तो एक्टिंग अभिनय सम्राट दिलीप कुमार भी फेल। तो ये मेरे पास आए बिल्कुल अनजान, हाँ दिलीप कुमार फेल, और मेरे पास आए और अनजान लोगों की तरह खड़े होकर के बोले क्या हुआ, तुम्हारी लकड़ियां गिर गई? ला ला सुनो, कह रहे ला मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतनी जोर से कहा कि जिससे वो लड़कियां सुन लें और इम्प्रेस हो जाएं और इनसे शादी कर लें, इतना इतना इम्प्रेस हो जाएं। तो अब इन्होंने लकड़ियां उठाई और हमसे बात करते जा रहे हैं, कहाँ रहते हो? हमसे पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो, जिससे लड़कियां सुन लें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इनके ऊपर दया आ गई, थोड़ा तरस आ गया। तो फिर हमने इनकी पोल नहीं खोली, हमने कहा उधर उधर सामने रहता हूँ, ऐसे हाथ उठा के हमने कहा उधर सामने रहता हूँ, उधर उधर। तो बोले अच्छा पिताजी क्या करते हैं? अब मन ही मन हम इनको गरियाते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर हम सब जवाब देते जा रहे हैं। अपने भाई के इश्क का मामला था ना, तो हम इनको जो है बताते जा रहे थे। ऐसे ही तमाम खूबसूरत जो है संस्मरण मेरी उस किताब में है। मैं आपके चैनल को वो किताब भेंट करूंगा कभी आपके माध्यम से, जी। और फिर आगे बढ़ूंगा। ऐसे तमाम संस्मरण हैं जिससे मुकुल भाई शामिल हैं, और मेरी जिंदगी में मेरा परिवार संयुक्त है, मेरे मित्र बहुत हैं, पंकज कुसुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और हैं निर्भीक हैं, क्षितिज हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुकुल भाई का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भाइयों में, क्योंकि ये बड़े भाई तो हैं ही, लेकिन ये मेरे दोस्त ज्यादा हैं। हम लोग दोनों नवयुग कॉलेज की एक ही लड़की पर मरते थे, तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा? हाँ, हम दोनों एक ही लड़की पे मरते थे। हाँ, लेकिन आज तक हम दोनों की लड़ाई नहीं हुई। इन्होंने बंटवारा कर दिया था, बंटवारा कर दिया था। बोले हाँ सुनो, तो बोले सवेरे हम मरा करेंगे अपने लिए, और शाम को तुम मरना छुट्टी के बाद। तो हमको ठीक लगा, चलो भाई बंटवारा हो रहा है। फिर एक दिन हमने पूछा महीने भर बाद कि तुमने ऐसा बंटवारा क्यों किया? बोले देखो सवेरे जब वो आती है तो खूब बढ़िया नहा धो के आती है, बड़ी सुंदर लगती है, उस समय हम मरते हैं। अच्छा छुट्टी होती है तो उसका चेहरा बिगड़ चुका होता है, जल्दी में होती है, घर भाग जाती है, इसलिए तुमको शाम का टाइम दिया है। तो ये शुरू से चालाक भी बहुत रहे हैं। तो खूब सारे संस्मरण है मजेदार मजेदार। पढ़े लिखे रहे हैं। हाँ, पढ़ा लिखा शातिर शातिर। पढ़ा लिखा शातिर। मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि देखिए इतने सारे एपिसोड में, करीब 8 एपिसोड लेकर के आई हूँ, आज 9वां एपिसोड है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हंसते हंसते मेरे आंखों में बिल्कुल आंसू आ गए। और जो है हास्य और व्यंग के कभी की कविताएं ही नहीं, उनके संस्मरण भी इतने रोचक और इतने जो है प्यारे होते हैं कि हंसते हंसते जो है व्यक्ति वो जीवन के दुख दर्द को एक पल के लिए भूल जाए। और मैं अगला सवाल भी आपसे सर्वेश जी पूछना चाहूंगी कि वैसे तो आपने बहुत सारे जो है विदेश यात्राएं की हैं, साहित्यिक विदेश यात्राएं की हैं, लेकिन आपने एक बार एक यात्रा का जिक्र किया था जो आदरणीय गोपाल दास नीरज जी के साथ 80 दिनों के प्रवास में आप अमेरिका रहे। तो उसकी कोई संस्मरण, उसका कोई उल्लेखनीय मजेदार घटना हो तो हमारे श्रोताओं से साझा करिए। उसके बहुत संस्मरण है, बहुत सारे संस्मरण हैं। नीरज जी के साथ मैं 1 सितंबर 2004 से और 8 नवंबर 2004 तक अमेरिका में रहा। हम 2 लोग गए थे, नीरज जी और मैं गया था। मुकुल भाई हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे, सियाफ करने गए थे, और जब मैं वापस लौटा था तो वो बाहर गेट पे खड़े हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुकुल भाई 2 महीना 10 दिन से यहीं एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं और वापस नहीं गए हैं।
ऐसा लगा। तो ऐसा ना घर के चाबी एक साथ चले गए थे। तो ये 2 महीना 10 दिन इन्होंने, और बहुत निर्मल दर्शन भी हमें छोड़ने गए थे। तो बड़ी अच्छी जी यात्रा रही नीरज जी के साथ। उसमें होता ये था कि भाई मुझे तो कोई जानता नहीं था, देखिए अमेरिका में उस समय नीरज जी जी को सब जी जानते थे, हर व्यक्ति नीरज जी को जानता था। तो जब हम कवि सम्मेलन में वहां जाते थे तो सब लोग नीरज जी हम्म के आगे पीछे हो जाते थे, कोई उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था। तब मोबाइल कैमरे में कैमरा नहीं आया था, मोबाइल फोन में कैमरा हाँ नहीं आया था, फोटो नहीं खिंचती थी। तो हाँ ऑटोग्राफ लेते थे, कोई कैमरे से फोटो खिंचवा रहा वगैरह वगैरह। और एक आधा कोई मुझसे मुस्कुरा के बोल देता था, हेलो कैसे हैं आप, ठीक हैं, ऐसे होता था। तो मैं बड़ा बड़ा मैं अपने आप को वो महसूस करता था, ले हमारी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब कवि सम्मेलन शुरू होता था, जब कवि सम्मेलन शुरू होता था और मैं संचालन शुरू करता था, तो 2 मिनट बाद जब मेरी बातों पर तालियां बजने लगती थी, मैं बोल लेता हूँ, मुकुल भाई कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तो जब तालियां बजती थी तो मुझे लगने लगता था कि हाँ मुझे भी लोग पहचानते हैं। तो जब पहला अच्छा सेशन खत्म होता था आधा, तो आधे लोग मेरे पास भी आते थे, मुझसे भी ऑटोग्राफ लेते थे, मेरे साथ भी हाँ फोटो खिंचाते थे। और जब खत्म होता था तो मैं उस शहर में लोकप्रिय हो चुका होता था, और नीरज जी मेरी बड़ी तारीफ भी करते थे वहां पर। ऐसे ही बहुत सारे संस्मरण हैं जो मैं बताऊंगा कभी, जी लेकिन आज हम चूंकि 3 लोग हैं तो अन्य लोगों को जी भी ज्यादा वो अवसर मिलना चाहिए। लेकिन बस एक, जी और मैं मुकुल भाई के प्रश्न के आगे आगे बढ़ूंगा। आपने इनसे पूछा था कि जी जो इनको पुरस्कार राशि मिली थी उसका इन्होंने क्या किया, तो मैं लोभ संवरण नहीं हाँ कर पा रहा हूँ। मैं भी अपने एक पुरस्कार और उसकी राशि का जिक्र करना चाहता हूँ। मुझे यश भारती बिल्कुल मिला था, जिसमें मुझे हाँ 11 मैं लाख आपसे रुपए मिले थे। मुझे 11 जी लाख जी रुपए जी जी मिले थे, और वो 11 लाख रुपए मैंने सर्च फाउंडेशन को दे दिए थे। मैंने उसका एक भी पैसा अरे अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया था। बस ये बताना क्या चाहता बात हूँ, है। क्या अब बात आप है, वाह आगे वाह बढ़िए। वाह वाह। इस नहीं बात नहीं के मैं मुकुल इस भाई प्रश्न गवाह के हैं, साथ पंकज भी हाँ गवाह हैं। नहीं नहीं मैं इस प्रश्न के साथ आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने अपनी बातों में इसका जवाब उत्तर दे दिया। ये प्रश्न था भी मेरे पास यश भारती जी को लेकर के। और जी आगे बढ़ते हुए मैं पंकज जी के पास आती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि लखनऊ लखनऊ के ही हास्य व्यंग के जो कवि हैं वो गद्य और पद दोनों पे बराबर जो है मात्रा में मतलब अपना कमांड अधिकार रखते हैं, अधिकार अपनी रखते हैं, जो हाँ है कमान, हाँ अधिकार अधिकार रखते रखते हैं। हैं, अपना कमांड रखते हैं। हाँ समांतर रूप से दोनों गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं। तो आप गद्य लेखन में कैसे आए कि द लंपटगंज जैसी कृति भी आ गई और अब उसको शायद पुरस्कार भी मिलने वाला है। मिल चुका है। मिल चुका हाँ। ऐसा था कि हाँ, ऐसा ऐसा है कि पंकज जी एक आ, मिनट, मैं पंकज जी जी एक मिनट, आप स्टिल क्यों हैं? आपके आपका फोटो दिख रहा है, आपका चेहरा जैसे मुकुल जी और सर्वेश जी का हाँ वैसे खेल नहीं लग दिख रहा रहा। है। हाँ ये जड़ हो ये असल चुका है हम में लोगों के इसमें सामने। बड़ी बड़ी देर से आप एक बार मेरे सामने सारे लोग फ्रीज हैं। मेरे सामने सारे लोग फ्रीज हैं, मैं किसी को जो है हिलता डुलता मैं खुद ही नहीं देख पा रहा हूँ। आप इसने एक हम लोगों तो को जो एक श्राप जैसे काम दिया, आप है वैसे करिए, बैठा है। एक काम आप इसने करिए, श्राप आप अपना दिया। कैमरा ऑफ, जी आप अपना कैमरा ऑफ करके 1 सेकंड बाद तुरंत ऑन करिए। चलो आप करो कैमरा कैमरा, भागो। आप ऑफ करके हाँ ऑन ऑफ करो। करके और तुरंत ऑन कर हाँ लीजिए। मैं अच्छा अभी ओके। स्टैचू ऑफ हमारा लिबर्टी कैमरा लगा रहा कैमरा हमारा इसको पकड़ो कैमरा कैमरे जो को है वो उस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। कैमरा लग रहा हैंग हो गया तुम्हारा है। तुम्हारा तुम्हारा फोन चलिए हैंग है, आप तुम्हारी सिर्फ साउंड चल है, रही, तुम बोलते रहो। आप बोलते हाँ हाँ रहिए चलिए चलिए मैं ठीक है। बोलता मैं बोल रहा हूँ। आप आ गया शायद अब। आप सब लोग हाँ अब दिखाई आ देने गया। लगे हमको। खाली अच्छा हम फ्रीज हैं लेकिन ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ तो हाँ, तुम आपने फ्रीज हो। अच्छा आपने जो हाँ 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 आपने जो सवाल पूछा था कि गद्य, ये मैं चाहे मुकुल दद्दा हो चाहे सर्वेश सर हो, मैं इन लोगों से बड़ा प्रेरणा लेता था। दिल्ली वालों से तो मैं बाद में मिला। तो यहाँ पर उस वक्त आई नेक्स्ट में एक कॉलम शुरू हुआ था जो खूब कही, और बड़ा अच्छा पॉपुलर हुआ था। खूब आई नेक्स्ट नया नया अखबार आया था और उसमें वो जो कॉलम था आई नेक्स्ट का वो बड़ा पॉपुलर हुआ लखनऊ में। उसमें मुकुल दद्दा ने बहुत लिखा, जबरदस्त लिखा, हर हफ्ते लिखा।
और सर्वेश सर भी लिखते थे। और अरे हमने शुरू करवाया था यार, जी थी, हमने ही शुरू करवाया था वो कल। हाँ हाँ, तो प्रतिभा कटियार जी थी। और एक चीज बताऊं पंकज एक बात बताऊं कि मुकुल महान जी ने खूब कहीं से ही गद्य लेखन शुरू किया है। मुकुल भाई बताइए। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। खूब कहे का नाम भी सर्वेश भाई ने फाइनल किया था, और खूब कहे का पहला जो है हम ही ने लिखा था उसमें, उसके बाद फिर सब शुरू हो गया पूरा। जी हाँ, मुकुल दद्दा ने हालांकि उससे पहले भी गद्य लिखा है। मैंने इतिहास में पढ़ा है, ये एक इंटरव्यू करते थे, इंटरव्यू जो लिया न जा सका। हाँ, तो लिखते थे उस वक्त, मुझे याद है। हाँ, और के कांत अस्थाना, आपका मैंने गद्य पढ़ा था सबसे पहले, गीता रिमिक्स। अच्छा। उन्होंने कई अध्याय में लिखा था, और वो बड़े शास्त्रीय व्यंग था उसमें, कि मतलब कृष्ण जी ने जो कहा है उस वक्त, उन सारे उपदेशों को आज के समय काल और परिस्थिति के हिसाब से उसमें से व्यंग निकालना, गीता रिमिक्स उनका बड़ा बढ़िया मुझे व्यंग लगा था। तो मैंने ये सब देख करके, खूब कहीं कॉलम भी शुरू हुआ था, तो मैंने भी मन में चाहत उठी कि गद्य लिखा जाए, और फिर मैंने शुरू किया। और पहला जो मेरा गद्य व्यंग था वो खूब कहीं में ही छपा था सबसे पहला। अच्छा। और उसके बाद में शुरुआत हो गई। फिर तमाम बड़े गद्य के जो लेखक हैं, उनके संपर्क है, लखनऊ में गोपाल चतुर्वेदी जी हों, या फिर वहां पर भोपाल में ज्ञान चतुर्वेदी जी हों, या सुभाष चंद्र हों, या फिर तो इन लोगों के मैं संपर्क में आया। कुछ मैगजीन्स में भी मैंने भेजना शुरू किया, और मेरे साथ बड़ी अच्छी बात रही नंदिनी जी, कि मैंने जहां भी आज तक कोई रचना भेजी है, कभी आज तक रिजेक्ट हुई ही नहीं, हर जगह छप गई है ना। तो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा। सर्वे कॉलम लिखते थे उस वक्त एक अखबार में, वो शायद जनसत्ता एक्सप्रेस था, उसमें आपका कॉलम आता था गद्य का। आपका कॉलम में पढ़ा था उस वक्त, नक्कार खाना जिस वक्त मैं गद्य में आया, उस वक्त एक तरह से मुझे लगता है कि गद्य लिखने का एक पैशन सा चला था। मुकुल दद्दा भी लिखने लगे थे, मैं भी उसी में आया, फिर गद्य लिखने लगा, और लगा कि सारी बातें कविता में नहीं कही जा सकती, कुछ सिलेक्टेड कविताएं हम लोग मंचों से सुनाते हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू है जो हम गद्य में अभिव्यक्त करते हैं। तो वो फिर मैं लिखने लगा। लंपटगंज में मैंने कहानियां लिखी हैं। असल मैंने गद्य व्यंग बहुत सारे लिखे, लेकिन जो मेरी कहानियां थी वो ज्यादा पसंद की गई। तो उसमें लंपटगंज में कहानियां हैं, जैसे भी सर्वेश सर बता रहे थे कि एक लड़की थी जिसपे 2-2 लोग मरते थे। ये सब किस्से सुन करके ही लंपटगंज लिखने का मन में विचार आया, है ना। ये सब लंपटई के ही सब जो है हिस्से होते हैं, लेकिन लंपट जो होता है ये बड़ा बढ़िया होता है। हाँ, लंपट जो होता है ये ठरकी का युवा वर्जन होता है। आप बुढ़ापे में ठरकी होते हैं और जवानी में लंपट होते हैं, लेकिन ये लंपट कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। जैसे मुकुल दद्दा प्यार करते थे, है ना, दोनों लोग, लेकिन कभी कोई पता भी नहीं था, नुकसान नहीं करता कभी लंपट। प्यार खूब करेगा, खूब बदमाशी करेगा, लेकिन कभी सामने वाले का नुकसान नहीं करेगा। तो इस किताब में भी जितने भी पात्र हैं वो ऐसे हैं कि नुकसान नहीं करते किसी का, सब प्यार करते रहते हैं। इसमें बहुत सारी कहानियां रायबरेली से निकली हुई हैं। हमारे यहाँ एक हुन्नी दादा हैं, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो बड़े परेशान थे। अपनी छोटे सा किस्सा, अपनी मड़ैया में बैठे हुए थे, वहां से एक कहानी ने जन्म लिया। तो मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा किस्सा है। तो वो अपने मड़ैया में बैठे हुए थे, और कहे कि पंकज जानते हो, आज एक जो है मेरे मन में ये बड़ा अद्भुत विचार आया है। मैंने कहा क्या? कहा कि मेरे दादाजी जो थे वो रेलवे में नौकरी करते थे, तो हमारे जो परदादा थे वो पहुंच गए। वो कहे कि इतनी बड़ी घर में जमीन जायदाद है, इतने सारी गाय भैंसे हैं, कहाँ यहाँ मर रहे हो, जो है कोयले के कारखाने में चलो, घर चलो और दूध पियो, मस्त रहो। तो कहे हमारे दादाजी चले आए, और उसके बाद में हमारे पिताजी की नौकरी लगी, वो बंबई में किसी स्टूडियो में। तो हमारे दादाजी पहुंच गए, बोले यहाँ क्या स्टाफ बॉय बने हो, जूता चप्पल उठाते हो लोगों के, चलो गांव चलो, दूध पियो और मस्त रहो। तो हमारी नौकरी पुलिस में लगी, हमारे पिताजी पहुंच गए, उन्होंने कहा कि तुम जो है कुत्तों वाली नौकरी करोगे, चलो गांव चलो, इतनी सारी गाय भैंसी है, दूध पियो और मस्त रहो।
उन्होंने कहा कि लेकिन इन लोगों ने लड़कियां बहुत पैदा करी। हाँ, लड़कियां बहुत क्यों पैदा करी? क्योंकि एक लड़का पैदा हो जाए, इस चक्कर में 12-12 लड़कियां पैदा कर डाली। तो फिल्मी दादा कह रहे थे कि दुनिया पे जो है, और फिर कहे देखो आज मैं हूँ कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, अपनी 10 बहनों की शादी करते करते ही सारा जो है जमीन जायदाद सब बिक गई, अब हम बैठे हुए हैं टूटी मड़ैया में, बूढ़े हो चुके हैं। हाँ, तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि पंकज हमको लगता है दुनिया जो है दुनिया दारू से बर्बाद होती है, लेकिन हमारे पूरे घर को दूध ने बर्बाद कर दिया। अगर ये दूध इनके मुंह ना लगता, ये गाय और भैंसे इतनी ना होती, तो शायद जो है हमारा घर बर्बाद ना होता। वहां से कहानी ने जन्म लिया, है ना, ये दूध की कहानी है। तो मैं ये लंपटगंज, हाँ, लंपटगंज में गांव की जितनी भी लंपटई होती है, वहाँ का इश्क, वहाँ की राजनीति, वहाँ का जो वहाँ की पूजा, सारी कहानियां उसमें है, और बड़ी पसंद की गई हैं कहानियां। और उसका हम तीनों लोग साथ में हैं, और तीनों लोगों की तीनों किताब साथ में उसका विमोचन हुआ था। ये भी उसके बाद आज हम तीनों लोग एक साथ में हैं, तो अच्छा लग रहा है कि तीनों किताबों पर आप चर्चा कर रहे हैं जिनका विमोचन साथ में हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि टूटी मड़ैया से जो है वो दिमाग में कुछ आया, तो शायद हमारे पूर्वज सही कह गए थे कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वही वहां पहुंच कर सृजन जो है वहां से होने लगता है। और मैं अपने अगले सवाल के साथ मुकुल जी के पास आना चाहूंगी कि ये कहते हैं मुकुल जी ये कहते हैं कि किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, रुलाना बहुत आसान है, और प्रेम श्रृंगार लिखना बहुत आसान है, लेकिन हाथ से ही क्यों? क्या परंपरा निभाने के लिए परिवार की, क्या आपकी भी रुचि है कि नहीं मुझे भी हाथ से ही लिखना, लोगों को हंसाना ही है? नहीं, ऐसा है नंदिनी जी, मैंने जैसे देखा, मैंने आपके पूरी साहित्यिक यात्रा देखी है जो इधर 4-5 वर्षों में। तो एक जैसे एक श्रृंगार का गीत या सामाजिक परिवेश का गीत, इस तरह से जो है आपने कितने अच्छे गीत लिखे हैं। तो ये गीत आपने क्यों लिखे हैं? इसके पीछे निश्चित रूप से आपके एक सोच और आपका अपना एक शौक भी चलता है साथ साथ में, कि आपका स्वयं का स्वभाव भी चलता है कविता के साथ साथ में। अब क्या होता है कि कोई भी कविता लिखना वैसे भी कोई बहुत आसान काम नहीं है, ये रचने का काम है। ये ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि रचते हैं, उनकी सृष्टि में आकर के एक सृष्टि रचना ही साहित्य है। तो ये बड़ा कठिन काम होता है, कुछ भी पैदा करना बहुत कठिन काम होता है। तो अब जहां तक हास्य की बात है, किसी को हंसाना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हंसाने के लिए आपको विशेष प्रयोजन करने पड़ेंगे। किसी को रुलाने के लिए आपको विशेष प्रयोजन करने पड़ेगा। बहुत रुलाने वाली कविता जितनी कठिन होती है, उतनी ही कठिन हंसाने वाली कविता होती है। इन दोनों आयामों के बीच में हम बहुत संवेदनशील कविता एक लिख दें, सीमा पर सैनिक शहीद होता है, हम ऐसा वर्णन कर देते हैं, प्रणाम करते हैं कविता के माध्यम से, उसकी शहादत को नमन करते हैं, लेकिन स्थितियों को ऐसा बनाते हैं कि आदमी अपने आप को उसमें पात्र समझता है और संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं और आदमी की असुरधारा बह सकती है। उसी तरह हम किसी को इतना हम गुदगुदा दें कि आपको जो है हंसते हंसते आंसू आने लगेंगे, तो ये भी काम बहुत कठिन होता है कि आप शांत बैठे हैं और कहिए कि हमको हंसाओ। अगर अगले ने सोच लिया है कि हमें नहीं हंसना है, तो भगवान भी उतर आवे, कोई हंसा नहीं सकता उस व्यक्ति को। ऐसे ऐसे मनहूस लोग भी बैठे हैं, ऐसे ऐसे जिद्दी लोग भी बैठे हैं, और ऐसे ऐसे संकल्प सिद्ध लोग भी बैठे हैं। हम लोग जब मंच पर जाते हैं तो जब प्रथम पंक्ति होती है उसमें जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उन लोगों में हमने सपोज करिए कोई कविता सुनाई हास्य की, और प्रथम पंक्ति वाले में से किसी ने जो है उस पर रिस्पांस अच्छा नहीं दिया, तो पूरी मानसिकता ही जो है वो खराब हो जाती है। लगता है कि ये कविता हमारी वो काम नहीं कर रही जिसके लिए हमने सुनाना प्रारंभ कर दिया है, जबकि पीछे लोगों को हो सकता है कि अच्छा लग रहा हो। तो आपकी कविता के प्रथम ऑर्बिट में कौन लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज, कविता लिखना, कविता को सुनाना,
ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, अलग कार्यक्रम है। कविता लिखना एक कार्यक्रम है, आप घर में बैठ करके अपना कविता लिख रहे हैं अकेले, 1000 लोगों के बीच में 10,000 लोगों के बीच में कविता सुना रहे हैं, तो उसमें उसमें आपकी परफॉर्मेंस शामिल हो जाती है, तो आपके प्रयोग दूसरे हो जाते हैं उसमें। अब रही है बात कि किसी को हंसाना निश्चित रूप से कठिन होता है। अब हम हास्य व्यंग की विधा हमने क्यों चुनी? ये हमने चुनी नहीं है, ये हमारा बेसिक मौलिक स्वभाव है कि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ हमारे घर में 14 मेंबर हैं संयुक्त परिवार में, और लगभग सारे लोगों का 90% या 85% लोगों का स्वभाव हास्य व्यंग का ही है। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो जाता नहीं है 4-4 घंटे, कहता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हाँ, 4-5 चाय वाय पीते हैं हम लोग बैठ करके, मेहमान 7-8 घंटे बाद जाता है। पंकज से पूछिए, ये हमारे घर आते हैं आधे घंटे के कह के आते हैं, 5.5 घंटे बाद जाते हैं, क्योंकि घर का माहौल जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो एक माहौल जो होता है वही हमें विरासत में मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी अब जैसे हम एक दिल से स्वीकार करने की बात होती है। अब हमारे देश में बहुत हास्य कवि, बड़े बड़े हास्य कवि हैं, उनको देख करके लगता है कि बड़े सीरियस हैं। अब सुरेश शर्मा जी को देख लीजिए, देखने में बहुत सीरियस हैं, पर अंदर से आप सब लोग मिल ही चुकी हैं, आप भी मिल चुके हैं उनसे, सब लोग मिल चुके हैं, अंदर से कितना उत्फुल्ल रहते हैं। तो लगता अपने अंदर क्या है, कहावत है कि यू आर नॉट व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक यू आर। आप वो नहीं जो आप हैं, आप जो सोचते हैं आप वो होते हैं। तो हमारे अंदर अगर उत्फुल्लता है तो हम हास्य और व्यंग लिखेंगे। हमारे अंदर अगर कोई संवेदना का पक्ष जाता है, ये बड़ा मनोविज्ञान का प्रश्न है वैसे, तो हम कोई ना कोई जो है संयोग वियोग का गीत लिखेंगे। संवेदना अच्छे सेंस में है तो हम संयोग का गीत लिखेंगे। हम थोड़ा जो है न्यायिक पक्ष हमारा मजबूत है तो हम ओजस्वी गीत लिखेंगे। हमें खूबसूरती अच्छी लगती है तो हम गजल लिखेंगे। जैसे आप अपने लेखन में नंदिनी जी खुद देखिए, आपके लेखन में वैरायटी बहुत है। मैं देखता हूँ कि आज आपने गजल अगर कोई लिखी बहुत श्रृंगार की, तो कल आपकी गजल संबंधों को लेकर के होती, सामाजिक संबंधों को लेकर के, भाई बहन चाचा मामी बहू इन सब के परिवेश को लेकर होती, तो मन किस तरह जाता है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मन की यात्रा होती है कविता कि संवेदना के सिंधु में जो बह गया होगा, संवेदना के सिंधु में जो बह गया होगा, वेदना के गीत सारे कह गया होगा, या प्रफुल्लित मन कभी नभ में उड़ा होगा, गीत तब श्रृंगार बन जग से जुड़ा होगा। गीत तब श्रृंगार बन जग से जुड़ा होगा, और या विसंगत कोई मन को भेदती होगी, व्यंग की कविता किसी ने तब लिखी होगी, और देश की खातिर कभी जब सर कटे होंगे, ओज के तब गीत मोर्चे पर डटे होंगे। इन मना स्थितियों की यात्रा करके ही हम कुछ लिख पाते हैं, हमारी कलम चलती है, और ये सभी कवियों के साथ समान रूप से लागू होता है। जी ओवर टू यू नंदिनी जी। जी बिल्कुल। और बहुत सारे श्रोता जो हैं वो सुन करके और वो नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि नंदिनी जी बहुत अच्छे प्रश्न है और आप सबके जवाब भी बहुत अच्छे, बहुत सारगर्भित और संक्षेप में बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो मैं अगले प्रश्न के साथ फिर सर्वेश जी के पास आना चाहूंगी कि सर्च फाउंडेशन जो आपकी संस्था है, ये बच्चों के कल्याण के लिए है, तो हमारे श्रोताओं को उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे ये कार्य करता है और इसकी स्थापना किस बात से मन में हुई, कि क्या बात मन में आई कि इसको स्थापित किया एक कवि ने? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरी रुचि का भी सवाल है और मेरा सबसे प्रिय सवाल है कि सर्च फाउंडेशन की स्थापना क्यों हुई। चूंकि मुकुल भाई हमारे मतलब मेरे जन्म के पहले से और जन्म होते ही मेरे साथ में है, तो ये एक एक चीज के साक्षी हैं। सर्च फाउंडेशन की स्थापना का एक बहुत छोटा सा किस्सा है। मैं किसी दूसरी संस्था में काम करता था जो बुजुर्गों के लिए काम करती थी। तो एक दिन मैं बैठे सोच रहा था कि ये बुजुर्गों की स्थिति क्यों खराब होती है। तो ये सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उनका बचपन मजबूत कर दिया जाए, अगर उनको ठीक से पढ़ा लिखा दिया जाए, तो बुढ़ापे में उनको आर्थिक दिक्कतें नहीं होंगी, उनको बुढ़ापे में काफी कुछ संकट से लड़ने का मादा प्राप्त हो जाएगा, ताकत आ जाएगी। तो बस यही विचार था और यही सोचता रहा क्या करें। जहन में एक शब्द आया, कुछ सर्च करें।
कुछ सर्च करें। ये शब्द आया था 1999 के 23 नवंबर को। तो अच्छा। कुछ सर्च करें तो सर्च ही जो है वो मेरे सामने आ गया कि क्यों ना सर्च फाउंडेशन बना दें। फिर हमने सर्च की जो स्पेलिंग है SEARCH, उसका मैंने फिर वो एब्रीविएशन तैयार किया और सर्च फाउंडेशन बना दिया। सेव, एजुकेट, एडॉप्ट, रिहेबिलिटेट, केयर एंड ऑनर अ चाइल्ड। बच्चे को मतलब बच्चों की प्राण रक्षा से लेकर के बच्चे के सम्मान तक का एक विजुअल तैयार किया जाए, प्रोग्राम तैयार किया जाए। मैंने वो शुरू किया। फिर उसमें मैंने छत्र छाया अभियान शुरू किया, जिसमें बच्चों को एक आदमी अडॉप्ट कर ले, उसको पढ़ाई लिखाई करवा दे। इस तरह से हमने लगभग 3000 बच्चों को लेकर के काम शुरू किया था। और आज की डेट में उसमें से बहुत सारे बच्चे खूब पढ़ लिख के बड़े हो गए, 20 साल हो गए, कुछ की शादी भी हो गई है, कुछ इंजीनियर बन गए हैं। इस समय हमारे पास सर्च फाउंडेशन के पास लगभग 1200 बच्चे हैं जिनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये हमारे हृदय का काम है, ये हमारा व्यवसाय नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स का काम है, हमारे इमोशंस का काम है। तो हमने बाल उत्सव की नींव डाली सन 2000 में 2001 में कि बच्चों का उत्सव कराया जाए जिससे उनको उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिले। तो लखनऊ में बहुत बड़े लेवल पर बाल उत्सव शुरू हुआ। उसमें पंकज जी, मुकुल भाई, ये लोग जज बनते हैं। अभी भी मुकुल महान के बिना, वो तो संरक्षक भी हैं। तो ये बाल उत्सव शुरू किया हमने और बम्पर उसमें बच्चे आते हैं, 10-10 हजार, 15-15 हजार बच्चे शामिल होते हैं। इस बार पेंडेमिक हो गया ये कोरोना की वजह से, तो हम वो बाल उत्सव ऑनलाइन कर रहे हैं। इस बार इंटरनेशनल चाइल्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फेस्टिवल है वो। हमने कहा पूरे देश के जितने भारतीय बच्चे हैं उनको शामिल करें। तो आप आश्चर्यचकित होंगी नंदिनी जी, ये बाल उत्सव 15 अगस्त से लेके 15 दिसंबर तक 4 महीने चलना है और अभी लगभग 10-12 दिन हुए हैं और 2000 से ज्यादा बच्चे उसमें शामिल हो चुके हैं। तो आप ये सोचिए कि हम 15 दिसंबर तक लाखों बच्चों को इस बाल उत्सव में शामिल कर देंगे। उससे क्या होगा, हम बच्चों को एक तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, दूसरा उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना दे रहे हैं, तीसरा उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, चौथा हम उनको विश्व स्तर पर उतार रहे हैं। रूस, अमेरिका, दोहा कतर, दुबई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन और साउथ अफ्रीका, इन देशों में हमने कोऑर्डिनेटर भी बना दिए हैं जो वहाँ के बच्चों को जोड़ रहे हैं और बाल उत्सव के लिए उसमें ला रहे हैं। तो हम आजकल बहुत खुश चल रहे हैं कि हमारा जो बच्चों के लिए एक मिशन था, जिसमें मुकुल जी भी जुड़े हुए हैं, पंकज प्रसून भी जुड़े हुए हैं और अब तो आप भी जुड़ गई आज से, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बच्चों के लिए 5 किताबें लिखी हैं जो लगभग 70-80 स्कूलों ने अपने सिलेबस में शामिल कर लिया है। उन किताबों से मिला हुआ पैसा मैं बच्चों पर ही खर्च कर रहा हूँ सर्च फाउंडेशन के माध्यम से। ये है। थैंक यू सो मच। बहुत और मतलब सच में मैं अभिभूत हूँ ये सुन करके कि मुझे ये कहने में जरा भी कोई मतलब संकोच नहीं है कि मैं भी इस मतलब मंच और साहित्य की दुनिया में 5 वर्षों से 6 वर्षों से जुड़ी हूँ। बहुत सारे लोगों से देखती सुनती हूँ, लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म से कहने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है कि जो कार्य सर्वेश जी की अगुवाई में आप सब मिल करके कर रहे हैं, वो कार्य शायद देश में कोई और नहीं कर रहा है। और सबका अपना परिवार है, सबको अपने परिवार को भी वक्त देना है, अपने व्यवसाय को भी वक्त देना है। उसके बाद भी और वक्त जो है वो अपनी समय की रफ्तार से चल रहा है सर्वेश जी। और मैं एक प्रश्न लेके आपके पास और आती हूँ, फिर उसके बाद मैं पंकज जी के पास पहुंचूंगी कि सर्च फाउंडेशन ICCR के सलाहकार, 35-36 न जाने कितनी विदेश यात्राएं, इतने सारे पुरस्कार जो है आपका पीछा करते रहते हैं। तो ये सब, उसके बाद संयुक्त परिवार से, अपने गांव से आप बहुत जुड़े हुए हैं। आपसे ही मैंने सुना था कि मुझे अपने गांव से बहुत प्रेम है, वो खुशबू आपके व्यक्तित्व से भी आता है जो जमीनी खुशबू है। तो ये सब मैनेज कैसे होता है कि आत्मा का भी काम करना है, जिम्मेदारी भी निभाना है, बच्चों के लिए भी करना है, खिलौना बैंक भी करना है, लिखना भी है और ICCR को सलाह भी देना है। मतलब एक व्यक्ति 24 घंटा, और विवेकानंद जी का वो कथ्य कि जो कहते हैं वो व्यस्त हैं, वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त हैं। तो मतलब आप समय कैसे मैनेज करते हैं? इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि आप यानी नंदिनी श्रीवास्तव,
एक ही समय में बेटी भी हैं, बीवी भी हैं, माँ भी हैं, जेठानी भी हैं, देवरानी भी हैं, ननद भी हैं, पड़ोसन भी हैं, सब कुछ है, कवियत्री भी हैं, एंकर भी हैं जी और हम सबकी प्रिय भी हैं और तमाम और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा रही एक ही हैं। तो इसी तरह से हर जी व्यक्ति एक साथ कई किरदारों में होता है और वो सारे काम कर सकता है। बस उसके लिए उसके परिवार का वातावरण बहुत आवश्यक है। मैं बार बार कहता जी हूँ, हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, जो मुकुल भाई भी कह रहे हैं कि हमारा जो संयुक्त परिवार है, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को अच्छे काम में मदद करते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं और हम लोग एक दूसरे की सलाह को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए सब कुछ कर पाते हैं। गांव से मेरा जी जुड़ाव बहुत ज्यादा है, मुकुल भाई का भी है, सबका है, लेकिन मेरा कुछ ज्यादा है क्योंकि जी जब हम लोग लखनऊ आए उसके बाद हर साल जब गेहूं कटता था और धान कटता था तो मम्मी अपनी मदर के साथ, जिनको हम चाची कहते हैं, मैं ही जाता था। ये लोग लखनऊ में रहते थे क्योंकि अब पता नहीं क्यों नहीं जाते थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जरूर जाता था। तो मैं इतना ज्यादा गांव में बचपन मेरा बीता है कि वहां से मैं कभी अलग ही नहीं हो पाया। मैं आज तक अगर मुझसे ऑप्शन रखा जाए कि तुम वाशिंगटन में तुम्हें एक मकान दे दिया जाए और सैदुपुर में तुम्हें एक मकान दे दिया जाए तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? तो मैं ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मैं अपने सैदुपुर जाना पसंद करूंगा और वहां रहना पसंद करूंगा। क्या बात, क्या बात। हाँ बिल्कुल 100%। और ये बात मेरे घर के लोग महसूस भी करते हैं और हम जाते भी हैं। मुकुल भाई भी जब फ्री होते हैं तो हमारे साथ चल देते हैं, हम लोग गांव चले जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे गांव से बेहद लगाव है। सब मैनेज हो जाता, मैनेज सब हो जाता है। मैं रात में लिख लेता हूँ, मैं चलते चलते बस में लिख लेता हूँ, मैं बस में बैठा सो लेता हूँ, मैं अपनी कार में बैठ के मोबाइल पे टाइप करके कविता लिख लेता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बात जो मेरे अंदर विशेष है, जो कि मैं खुद उसको महसूस करता हूँ, लाख शोर हो रहा हो, खूब लोग बातचीत कर रहे हो, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं डिस्टर्ब ही नहीं होता हूँ कभी। क्या बात, हाँ नहीं, क्या बात, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये बहुत फिर से कमेंट्स आ रहे हैं और मैं एक बात को कहते हुए पंकज जी के पास बढ़ती हूँ अगले सवाल की तरफ कि ये सच में है, ये बिल्कुल सत्य है कि परिवार हमारा असली ताकत है, परिवार ही हमारी असली ताकत है। और अगर परिवार का सपोर्ट हो, मैं भी एक छोटी सी बात कहती हूँ कि मैं भी अपने सपने को लेकर के ब्याह करके ससुराल चली आई थी, पर मेरा जो सपना, जो मेरी दादी ने रोक दिया, मुझे नहीं लिखना है, कहाँ मंच पढ़े जैबू, बियाह के चल जाइए, उसके बाद जौन करे कोई, फिर एक माँ की जिम्मेदारी। तो मैं सच में अपने सपने को मैंने हर्ष की आंखों से जिया है, अपने पति के, अपने ससुर सास के सपोर्ट से जिया है। तो बिल्कुल सही बात है कि परिवार जो है वो मैं अपने मायके में अपने सपने को छोड़ आई थी, यहाँ पे इसको पोषण मिला हर्ष के स्वीकृति से। तो परिवार सच में बहुत मायने रखता है। और मैं अभी पंकज जी के पास आना चाहूंगी। ये सिलसिला जो है सवालों का, मुझे लगता है पूरे दिन मैं चला सकती हूँ, इतने सारे दिमाग में सवाल हैं, पर मुझे इसको वाइंड अप भी करना है। तो पंकज जी के पास आती हूँ कि आपने अभी कहा कि गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं, और मुकुल महान जी, सर्वेश जी, राजेंद्र पंडित जी जैसे लोगों से आप जो है वो प्रभावित हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं आपके लेखन में। फिर उसके बाद आपकी किताब को केपी सक्सेना सम्मान मिलना कितनी जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है। ये अग्रजों का आपके प्रति जो लगाव है, जो उनका मार्गदर्शन है, उसके बाद इतना बड़ा सम्मान, क्या लगता है कि मुझे अब और अच्छा लिखना है, और अच्छा लिखना है, गुणवत्ता बढ़ानी है? हाँ, पहली बात तो ये है कि सम्मान अलग बात होती है और जो स्नेह होता है बिल्कुल अलग होता है। और सम्मान तो खैर मिलते रहते हैं, सबको मिलते हैं, और आप जब किसी भी विधा में आगे जाते हैं तो सम्मान आपको सारे मिल जाते हैं, आज नहीं तो कल सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो होती है स्नेह मिलना, वो नहीं मिल पाता है या कम हो जाता है। लेकिन मेरे साथ में बड़ी अच्छी बात रही, जयंत चतुर्वेदी जी ने एक बार कहा था कि मैं पुरस्कारों को बड़ा नापसंद करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे एक पुरस्कार मिलता है तो मेरे कम से कम 20 दोस्त कम हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें स्नेह
बराबर मिलता रहा है सबसे। और सर्वेश्वर की बात है तो ये सिर्फ कवि सम्मेलनों के ही अच्छे संयोजक नहीं है, बल्कि परिवार के बहुत अच्छे संयोजक हैं, संस्था के अच्छे संयोजक हैं, सृजन के बहुत अच्छे संयोजक हैं। तो जहाँ भी रहते हैं अपने संपूर्णता के साथ में, उस संयोजन के साथ में रहते हैं। तो हमें लगता है कि, और आपकी वो कविता भी है कि सारे जग को खुश रखने को क्या एक अपना परिवार बहुत है ना। रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन उनमें प्यार बहुत है। हाँ, लेकिन उनमें प्यार बहुत है। सारे जग को खुश रखने को बस एक अपना परिवार बहुत है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि और जो संयुक्त परिवार है, रहते अलग अलग है लेकिन पूरी तरह से संयुक्त हैं। तो हम भी सीखते हैं कि हम भी वैसा अपने घर में और हम वो माहौल बना सकें। और जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है, तो जिम्मेदारी तो आती ही सबके ऊपर जिम्मेदारी है। आप देखिए कि मुकुल दद्दा के ऊपर कम जिम्मेदारी है या फिर सर्वेश सर के ऊपर कम जिम्मेदारी है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच में जो अपने अंतर मन का जो आनंद होता है, उसको अगर हम बरकरार रख पाते हैं, हम उस आनंद बिल्कुल बच्चा बन के अगर हम जीना जानते हैं, उस आनंद को हम लंबे उम्र तक उसको बनाए रखना जानते हैं, तो ये बड़ी बात होती है। तभी आता है जब हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं समझते हैं, सबसे पूरा स्नेह के साथ में। मैं जो आपसे सीखा हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारी नीचे वाली पीढ़ी है, मैं उस स्नेह को या कहें कि उस आशीर्वाद को मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ। मेरे नीचे भी एक लंबी पीढ़ी तैयार हो गई है, बहुत सारे नए लड़के हैं जो मुझसे खुद फोन पे बात करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उस परंपरा को हम भी बनाए रखें। और मेरा तो है कि मैं तो सबसे सीखता हूँ, मैं आपसे भी सीखने की कोशिश में रहता हूँ। और क्षितिज शायरी करते हैं तो मुझे शायरी से भी मैं सीखता हूँ, और मुकुल दद्दा से सीखता हूँ, बहुत सारे अभय सिंह निर्भीक से भी मैं सीखता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ और हमेशा इसी प्रक्रिया में रहूं, तो शायद मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल 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 पंकज जी। और जो सीखने का जज्बा है वो अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो ये सोच के बैठता है कि अब मैंने अपना बेस्ट दे दिया, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। सर्वेश जी, मुकुल जी इतने अनुभवी हैं इस लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्हें लगता होगा कि अब हम बहुत सीख चुके। वो भी हर पल जिंदगी जो है कुछ ना कुछ सिखा के ही हम जाती है, वो चाहे साहित्य हो या समाज हो या मानवीयता हो। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। और बिल्कुल और अब जो है नंदिनी अब जो जी बिल्कुल नंदिनी जी, आपने जो कहा कि जो लोग कहते हैं कि हमारी ये कविता जिंदगी की द बेस्ट हो गई या मैंने द बेस्ट दे दिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल, कोई व्यक्ति भविष्य दृष्टा तो होता नहीं है, कोई कभी भविष्य दृष्टा नहीं होता है जो अपने बीच की यात्रा में बीच की किसी कविता को कह दे कि हाँ अब मेरा द बेस्ट आ गया। उसको क्या मालूम है कि 10 साल बाद वो क्या लिखने वाला है। ठीक है, क्या लिखने तो वाला है। हाँ, तो उसको वो अपनी कविता को, किसी कविता को ये तो कह सकता है कि ये कविता मेरी पिछली कविता से अच्छी है, लेकिन उसका द बेस्ट है, द बेस्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं। द बेस्ट तो एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके मतलब इससे आगे कोई कविता उसकी अच्छी हो ही नहीं सकती। तो ये गलत है, क्योंकि हम भविष्य दृष्टा नहीं होते हैं। माँ सरस्वती कब कौन सा विचार दे दे, अब कौन सी कविता जो है लिखवा दे भविष्य में, तो द बेस्ट नहीं है। कविता लिखना है कि यात्रा है और मंजिल भी कोई नहीं है, मंजिल भी पता नहीं होती कहाँ तक जानी है, बस चलते रहना सफर है। और जो भी लिखते जाते हैं वो हमारे सफर में हमारे खाते में क्रेडिट होता जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है। संतुष्टि कुछ नहीं होती है और द बेस्ट कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। एक प्रश्न के साथ मैं एक प्रश्न को बताते हुए मैं सर्वेश जी के पास आना चाहूंगी कि मैं जब आज तक चैनल पे गई, बिल्कुल नई थी, भाग्य ने साथ दिया और चली गई, तो मैं बहुत खुश थी। माँ मेरी जिंदा थी उस वक्त। मैंने कॉल करके बोला, माँ आज शूट करके आई हूँ, देखना मोहल्ले में अगल बगल वाली चाची लोग को बता देना। चंचल हूँ वैसे भी, तो माँ से तो चंचलता बच्ची दिखाती है, वैसे भी मेरा स्वभाव थोड़ा चंचल है।
तो सब सुन लेने के बाद, देख लेने के बाद सुबह 5:30 बजे उनका फोन आया। तो मैं सोई थी, उठ गई, तो भोजपुरी में ही बात होती थी, तो बोलती का हो बहनी नशा उतर गई। तो मतलब मेरा नींद ही खुल गया। हम के का हुआ मम्मी? तो 2 बार ध्यान दे लिया कि कभी सफलता के दिमाग पे न चढ़े दिया और असफलता के दिल पे न ले दिया। उठा, ब्रश करके चाय बनाओ और बाबू को पियाओ। तो मतलब वो बात मुझे अभी तक याद है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सफलता अच्छा नंदनी जी, बहुत अच्छा। अच्छा है, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। सफलता को सर पे नहीं लेना और असफलता को दिल पे नहीं लेना। और अब मैं सर्वेश जी के पास आऊंगी और ये मेरा जो है वो गेस्ट स्पेशल एपिसोड, मतलब वो है स्लॉट है। आप अपने बारे में जो कुछ भी इस माध्यम से जो कुछ भी अपने मन की बात हमारे श्रोताओं को या दुनिया को बताते हैं, 4-5 मिनट में बताइए सर्वेश जी, जो कुछ भी कहना चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, किसी भी जी सीरियस का मतलब है परेशान नहीं होना चाहिए, और चिंतित नहीं होना चाहिए, थोड़ी व्याकुल जरूर होना चाहिए। अकुलाहट तो होनी चाहिए किसी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन चिंतित नहीं होना चाहिए, है ना। तो वाह। उससे क्या होता है कि आप जब व्याकुल रहते हैं तो आप समाधान की खोज करते हैं, है ना। और जब जी आप चिंतित हो जाते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है ना। तो एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए। अकुलाहट जो है वो एनर्जी लेवल बढ़ाती है। तो एक तो आपको आकुल जी रहना पड़ेगा सृजन की फील्ड के लिए। दूसरी चीज ये है जी कि आपके मन में जो भाव पैदा हो रहे हों उनको तुरंत निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा मुकुल भाई से लड़ने का मन है ना, तो हम लड़ हाँ लिए और उसको खत्म कर दिया। पंकज को डांटने का मन है तो पंकज को डांट दिया, फिर उसके बाद हम भूल गए कि हमने किस बात पे डांटा था। तो यानी किसी भी अच्छी या बुरी चीज को आप गांठ बांध के मत रखिए, खास करके बुरी चीज को गांठ बांध के मत रखिए, नहीं तो आप परेशान होंगे, आपका सृजन नहीं चल पाएगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि चीजों को ओवरलुक करना शुरू कीजिए। ओवरलुक करने का मतलब है क्षमा करना, नजरअंदाज करना शुरू कीजिए। जैसे आपके साथ के जो यंगस्टर्स हैं उनको आपके जैसा अनुभव नहीं है, तो आप उनको नजरअंदाज करिए और अकेले में उनको डांटिए भी। कभी कभी जो हमारे बाद के जो लड़के हैं वो कुछ ब्लंडर करते हैं, जैसे पंकज ने खुद ही बताया कि इन्होंने कोई पोस्ट डाली, मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं कभी भी वहां पर उनसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे जाकर के उनको समझा देता हूँ और बात कर देता हूँ। और किसी भी कार्य को करने के लिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ी उल्टी बात बोलूंगा, हो सकता है मुकुल भाई और पंकज न सहमत हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि किसी भी काम को अगर आपको करना है तो आप उसको शुरू कर दीजिए, फिर उसके संसाधन जुट जाते हैं, फिर उसकी रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप प्लानिंग करें कि पहले हम पूरी सब तैयारी कर लें, सारी व्यवस्थाएं कर लें, तब काम को शुरू करें, तो कभी नहीं हो पाता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी भर प्लानिंग ही करते रहे लेकिन कुछ किया नहीं। तो बी अ इनिशिएटर, आप एक पायनियर बनिए, आगे बढ़िए और काम शुरू कर दीजिए, फिर लोग साथ में आते चले जाते हैं। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी के लिए बुरा मन में मत रखिए। अगर बुरा आप मन में रखेंगे तो आप अपने को ही खत्म कर रहे हैं। बुरा मत रखिए और न्यायप्रिय रहिए। मुकुल भाई मेरे बड़े भाई हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, ये चाहते तो करोड़ों रुपए का मकान बनवा सकते थे, ऐसे डिपार्टमेंट में है और ऐसी सीट पे है, लेकिन पेनी ऑनेस्ट है। हमारे बड़े भैया बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, वो चाहते तो खरबों रुपए कमा सकते थे, लेकिन वो 1250 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं। तो जो आत्मशक्ति है वो ईमानदारी की बहुत जबरदस्त है। इसीलिए हम लोगों को किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से डर नहीं लगता, लेकिन किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए हम श्रद्धा के भाव में रहते हैं, उनके सम्मान के भाव में रहते हैं। तो बड़े के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक है और छोटे के प्रति प्रेम बहुत आवश्यक है। छोटे को डांटना बहुत जरूरी है, लेकिन छोटे को गले लगाना भी उतना ही आवश्यक है। ये मेरे जीवन की थ्योरी है। 4 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करता हूँ कि रिश्तों में तकरार बहुत है, रिश्तों में तकरार बहुत है। मुकुल भाई वाह वाह कर देना। रिश्तों में पंकज तो हिल नहीं रहे, इसलिए मूर्ति जी आप भी कर दीजिएगा।
पंकज स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। जी इस समय मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन चुकी। हाँ, रिश्तों में तकरार, सुनिएगा, रिश्तों में तकरार बहुत है लेकिन इनमें प्यार बहुत है। अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है। रिश्तों में तकरार बहुत है लेकिन इनमें प्यार बहुत है। अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है। और जीते वही छोड़ जो जाते। टू लीव, छोड़ने की जब तक आदत नहीं डालेंगे तब तक बड़ा नहीं मिलेगा। ये मैं सबसे कहता हूँ कि छोड़ो तो बड़ा मिलेगा, छोटा छोड़ो बड़ा मिलेगा। जीते वही छोड़ जो जाते, मरने को संसार बहुत है। और आज का मेरा अंतिम सेंटेंस आज का, कि सारी दुनिया खुश रखने को बस अपना परिवार बहुत है, बस अपना परिवार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कम समय में बहुत कमाल। सुंदर और सार गर्भित संदेश जो है गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से सर्वेश जी ने हमारे श्रोताओं को दिया। और अब मैं मुकुल जी से भी 2 मिनट 3 मिनट में उनके मन की बात, कोई संदेश जो या अपना अनुभव, जो कुछ भी वो जाते जाते कहना चाहें, बताना चाहें। देखिए नंदिनी जी, हम कवियों के पास संदेश क्या होता है, बल्कि कुछ न कुछ तलाश में हम लोग रहते हैं जिंदगी भर और जान नहीं पाते हैं कि किस चीज की तलाश में है। ये एक जीवन एक मृत मरीचिका सा है। खुशियां आती हैं, फिर अगली खुशियों का इंतजार करते रहते हैं। दुख आते हैं, उन दुखों से लड़ लेते हैं, फिर चल देते हैं। तो बस इसी तरह चलते जाना होता है। बात बात पर हंस देते हैं, कदम कदम मुस्काते हैं। बात बात पर हंस देते हैं, कदम कदम मुस्काते हैं। हम अपनी खुशियों के पौधे यूं ही रोज लगाते हैं। क्या तो बात, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह। इसी तरह बस चलना रहता है। और मैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सुन समझ रहे होंगे, मैं अपने मन के 1-1.5 मिनट की कविता भी सुनाना चाहता हूँ। वो संदेश है, 1,500 मेरी लोग, तलाश पर मुकुल ही भाई, है। 1,500 लोग, मुकुल जी 1,500 लोग हमें देख रहे हैं अभी। 1,500 लोग 85 शेयर के माध्यम से हमें देख रहे हैं। मैं अपनी सबसे प्रिय 1.5-2 मिनट की कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं उसी तलाश में हूँ। स्वागत जी, देश में उसी चीज की तलाश कर रहा हूँ जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं उत्तर सबसे चाह रहा हूँ। नहीं है उत्तर कि मेरे देश पास। में होने लगे बवाल, देश में होने लगे बवाल, खड़े मुंह बाए कई सवाल। पूछता है बचपन नादान, जली क्यों चाचा की दुकान। पूछता है बचपन नादान, जली क्यों चाचा की दुकान। रात में क्यों उठता है शोर, रात में क्यों उठता है शोर। माँ के क्यों लाती है भोर, खड़ा क्यों बचपन बड़ा उदास, नहीं है उत्तर मेरे पास। खड़ा क्यों बचपन बड़ा उदास, नहीं है उत्तर मेरे पास। मैं उत्तरों की तलाश में हूँ। तब कहता हूँ कि जवानी लेकर आई उमंग, जवानी लेकर आई उमंग। जिएंगे साथ मरेंगे संग, अग्नि के बंधन बने गवाह। चले नौ युगल प्यार की राह, मिटा क्यों माथे का सिंदूर। अचानक स्वप्न हुए क्यों चूर, कहाँ से आई लहू की प्यास, नहीं है उत्तर मेरे पास। मैं इन्हीं उत्तरों की तलाश में हूँ। मैं इन्हीं उत्तरों की तलाश में हूँ कि पुरानी यादें आज समीप, पुरानी यादें आज समीप। जला करते थे घर घर दीप, प्यार की भाषा थी पहचान। एक थे राम और रहीमान, क्यों जलते हैं घर द्वार। हुआ क्यों उन्मादी संसार, लौटकर कब आए मधुमास, नहीं है उत्तर मेरे पास। और मैं इन्हीं उत्तरों की तलाश में हूँ। इन्हीं उत्तरों की तलाश में कहता हूँ कि जो देश की वर्तमान स्थिति है कि मजहबी नारों का व्यापार, मजहबी नारों का व्यापार, अहिंसा पर हिंसा का वार। श्वेत वस्त्रों में खुद को ढांप, देश को काट रहे हैं सांप। गई क्यों निर्दोषों की जान, गई क्यों निर्दोषों की जान। बने क्यों विषधर आज महान, लिखा किसने काला इतिहास, नहीं है उत्तर मेरे पास। और इसी प्रश्न का की अंतिम तलाश है मेरी, अंतिम तलाश है। हो रहे आज लहू में भेद, हो रहे आज लहू में भेद। गगन चुंबी होते मतभेद, रगों में नफरत का संचार। भ्रष्ट है तरुणाई का ज्वार, लगी कैसे इस घर को आग। रक्त से किसने खेला भाग, कौन अपराधी कहाँ निवास, नहीं है उत्तर मेरे पास।
नहीं है उत्तर क्या मेरे वाह पास। वाह वाह, मैं इन्हीं उत्तरों की तलाश में हूँ। बहुत 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 सारगर्भित और भावपूर्ण जो है समसामयिक पंक्तियां। और पंकज जी, चलते चलते आप भी 2 मिनट में बाउंड अप करिए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपने मन बस की बात आप मैं श्रोताओं। मुझे लग रहा है कि हमारे बम्मन की बहुत सारी बातें हैं मुकुल दद्दा और सर्वेश सर ने कह दी हैं। बस हम सारे जी लोग एक सफर में हैं और और हम लोगों के सफर में मंजिल नहीं आती है और मंजिल के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। जो छोटे छोटे पड़ाव आते हैं उनको एंजॉय करना सीखना चाहिए, उन जी पड़ावों पे खुश रहना सीखना चाहिए। तो शायद जी हमको हमें मंजिल तो कभी आती ही नहीं है। और जो शिखर की यात्रा होती है बड़े अकेलेपन की यात्रा होती है। जितना आप ऊपर जाते रहते हैं लोग कम होते जाते हैं। तो शिखर पे कोई एक अकेला खड़ा होता है, बड़ा सन्नाटा होता है। तो बिल्कुल। ऐसा 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 जी शिखर भी नहीं, ऐसा ऐसा शिखर भी नहीं चाहिए ना। उस शिखर की कोई ऐसी अभिलाषा बहुत ज्यादा मन में होनी चाहिए। हाँ, सब लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहे, यात्रा चलती रहे, जहां तक जाती है वहाँ जहां पर पड़ाव आता है वहां हमें खुश रहना चाहिए, सबके साथ में एंजॉय करना चाहिए। शायद इसी का नाम जिंदगी है। और आसानी से सरलता से, क्योंकि हम सभी लोग हैं, हम कोई ग्लैमर हमें नहीं चाहिए। हमें जनता के बीच में रहना है, परिवार के बहुत साथ बढ़िया में बात, रहना है। कोई ग्लैमर नहीं चाहिए, और क्या बात है, तो बढ़िया बात। और हम जन सरोकार के आदमी होते हैं। और हमारे और सरोकार वास्तव में हम ही लोगों के पास नहीं है। और किसके पास आजकल सरोकार है? सरोकारी अगर कोई है तो कवि है। और अगर जिसको कहते हैं कि आ, आ, जनता के बीच जाते हैं तो हम सब लोग जन कवि हैं। और उनके बीच यूं ही जाते रहें और बाकी समय खुद तय कर देता है। आप क्या है क्या नहीं है, ये आगे आने वाला वक्त बताता है कि आपने क्या किया है, क्या वो विश्लेषण आपका भी बाद में होता है। तो क्या बात है। अभी की जो हमारी अभी की जो हमारी यात्रा है वो अ, सबको साथ लेकर के यूं ही चलती रहे। और कोई सब एक दूसरे का साथ दे, किसी के काम में कोई लंगड़ी ना अड़ाए, ना कोई शिखर पे जा रहा हो तो टांग खींचे। सब लोग चले साथ में, अच्छे से चले। और बस यही हमारा संदेश है। बाकी तो मुकुल दद्दा ने इतनी अच्छी कविता सुना दी है आज के परिवेश में। और सर्वेश सर ने भी सारी बातें कर दी, जोड़ने की सारी बातें कर दी। और जो ये हम लोग टीवी पर योग देख करके योगा करते हैं, मैं तो इसको योग मानता ही नहीं। योग वो है जो सर्वेश सर कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों को जोड़ क्या बात। करके चल रहे हैं। या एक कवि योग करता है, वो सामने जब 5,000 की भीड़ को मंत्र मुग्ध कर देता है, ये सबसे बड़ा योग सही होता है। बात है, इसका मतलब है कि कितना जुड़ा हुआ है वो। तो बस इसी जुड़ाव सही बात है। को हमें समझना पड़ेगा। और वास्तव में अगर हम इस योग को समझ जाएंगे तो शायद हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। शुक्रिया नम्रता जी। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर्वेश जी बिल्कुल आप कहिए। मैं नंदिनी जी आपकी तारीफ करना चाह रहा था कि आपने बहुत अच्छे से आज का ये कंडक्ट किया है। और आप बहुत सुंदर व्यक्तित्व की तो हैं ही, और वैसे भी बहुत सुंदर हैं। लेकिन आज स्क्रीन पर आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल एंकर लग रही हैं, एक प्रस्तुतकर्ता लग रही हैं। हमारा बहुत मन था कि हम तीनों की तरफ से आपकी प्रशंसा करें, बस इसीलिए मैंने उंगली उठाई थी अनुशासन के तहत। बस बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी याद जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। और मैं चलते चलते बिल्कुल। अपनी श्रोताओं से एक बात कहना चाहती हूँ कि ये तो वो प्रश्न थे जिससे इन व्यक्तित्वों का 10% व्यक्तित्व भी बाहर नहीं आया। मैं तो इस तरीके के कई जो है वो साक्षात्कार कंडक्ट हर हफ्ते कर सकती हाँ हूँ। हाँ, और ये इस जरूर है वादे कि के साथ ये इस जरूर है वादे कि के साथ मन नहीं भरा है, हम लोगों का मन नहीं भरा है। हाँ, मन नहीं भरा है, पर समय की अपनी सीमा है। और मैं ये इस वादे के साथ आप सबसे, हम अपने तो श्रोताओं से स्थापित हो विदा गए हैं लेती हूँ पूरी तरह। कि जी जी नंदिनी जी। मैं इस वादे के साथ अपने जी दर्शकों से, श्रोताओं से विदा लेती हूँ। फिर इस टीम के साथ मैं अक्टूबर के पहले माह में आऊंगी, और एक शनिवार को, एक रविवार को, और स्ट्रीम यार्ड से 2 घंटे के लिए वो लेकर के आऊंगी स्टूडियो। और फिर एक साक्षात्कार होगा जिसमें इस सब सवालों से इतर सवाल चुने जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए।
शासन और प्रशासन के नियमों का पालन करते रहिए, देश का सम्मान करिए, बेटियों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद।